इतिहास गवाह है कि बादशाह अकबर ने बीरबल की हजारों परीक्षाएं लीं, लेकिन आज की शर्त पागलपन थी। सिर्फ 1 रुपया, एक मामूली चांदी का सिक्का, और बदले में बादशाह को चाहिए थे 200 जिंदा हाथी। सोचिए, 1 रुपए में तो बाजार में एक खिलौना नहीं आता, 200 हाथियों की फौज कैसे आएगी? शर्त साफ थी, शाही खजाने से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर 1 महीने में 200 हाथी नहीं आए तो बीरबल को हमेशा के लिए आगरा छोड़ना होगा, जलील होकर। न पैसा, न पावर, न वक्त। तो आखिर कैसे बीरबल ने बिना पैसा खर्च किए लोगों के डर, लालच, घमंड और अंधविश्वास का इस्तेमाल करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, दिमाग का वो खेल है जिसका अंत आपके होश उड़ा देगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 1 रुपए का ये सफर अब शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके वर्मा में। शहंशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सिर पर बंधी शाही पगड़ी में लगा कलगी का हीरा झूमर की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन बादशाह की आंखों में वो चमक नदारत थी जो अक्सर किसी पेचीदा मसले को सुलझाते वक्त या जंग की रणनीति बनाते वक्त दिखाई देती थी। आज बादशाह की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, एक ऐसी बोरियत जो किसी भी राजा के लिए खतरनाक हो सकती है। सल्तनत में अमन था, खजाने भरे हुए थे, सरहदें महफूज थीं, और यही सुकून अकबर को अंदर ही अंदर काट रहा था। उनका दिमाग एक ऐसे घोड़े की तरह था जिसे दौड़ने के लिए खुला मैदान नहीं मिल रहा था। वे कभी अपनी मसनद पर पहलू बदलते तो कभी हुक्के की नली को हाथ में लेकर बिना कश लगाए वापस रख देते। सामने रक्कासाएं थिरक रही थीं, साजिंदे अपने वाद्य यंत्रों से सुरीली तान छेड़ रहे थे, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और ही था। दरबार में मौजूद नवरत्न, वजीर और अमीर उमरा बादशाह की इस बेचैनी को भांप चुके थे। हर दरबारी अपनी सांसों को साध कर बैठा था। सबको पता था कि जब शेर खामोश होता है तो उसके अगले वार का अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। इसी भारी सन्नाटे के बीच अकबर की नज़रें दरबार में घूमती हुई अपने सबसे अजीज, सबसे भरोसेमंद और हाजिर जवाब मंत्री राजा बीरबल पर जाकर टिक गईं। बीरबल अपनी जगह पर बेहद शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित सौम्य मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास भी था और दुनिया को समझने का गहरा फलसफा भी। बादशाह को आज बीरबल की ये शांति, ये ठहराव चुभ रहा था। उन्हें लगा कि बीरबल की ये मुस्कान कह रही है कि दुनिया की हर समस्या का हल उनकी जेब में है। तभी अकबर की नज़र बीरबल से हटकर उनके ठीक सामने खड़े उनके सबसे पुराने प्रतिद्वंदी मुल्ला दो प्याज़ा पर पड़ी। मुल्ला दो प्याज़ा अपनी मेहंदी लगी लाल दाढ़ी को उंगलियों से सहला रहे थे और उनकी नज़रें कभी बादशाह पर तो कभी बीरबल पर जा रही थीं। मुल्ला की आंखों में हमेशा की तरह बीरबल को नीचा दिखाने की, उन्हें गलत साबित करने की एक दबी हुई मचलती हुई हसरत साफ दिखाई दे रही थी। अकबर के होठों पर एक बहुत ही बारीक शरारती मुस्कान रेंग गई। उन्होंने सोचा कि दरबार का पानी ठहरा हुआ है, क्यों ना इसमें एक बड़ा पत्थर फेंका जाए और देखा जाए कि लहरें कितनी ऊंची उठती हैं। बादशाह ने अपना गला साफ किया। उस हल्की सी खंखास ने भी दरबार के सन्नाटे को चीर दिया। संगीतकार एकदम से रुक गए, पंखे वालों के हाथ हवा में थम गए और पूरा दरबार बुत बनकर बादशाह की ओर देखने लगा। मुल्ला जी, अकबर की भारी और गूंजती हुई आवाज़ दीवाने खास की दीवारों से टकराई। मुल्ला दो प्याज़ा हड़बड़ाकर आगे आए, झुककर 3 बार सलाम किया। जी जहांपना, ये नाचीज खादिम हुक्म का पाबंद है। अकबर ने अपनी उंगलियों से सिंहासन के हत्थे को थपथपाते हुए एक दार्शनिक अंदाज में कहा, मुल्ला जी, हमें आजकल ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारा दरबार और शायद ये पूरी सल्तनत बीरबल की अक्लमंदी के कसीदे कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगी है। हर मसले का हल बीरबल, हर सवाल का जवाब बीरबल। क्या वाकई बीरबल की अक्ल का कोई सानी नहीं है, या फिर ये महज हमारी आंखों का धोखा है, हमारी मोहब्बत है जो हमें बीरबल की कमियां देखने नहीं देती? क्या बीरबल वाकई कुदरत के नियमों को भी बदल सकता है, या उसकी होशियारी सिर्फ लफ्ज़ों की बाजीगरी तक सीमित है? मुल्ला दो प्याज़ा का दिल जोर से धड़का। ये वो सवाल था, ये वो मौका था जिसका इंतज़ार वो न जाने कितनी रातों से कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी मुराद पूरी होने वाली है। उन्होंने एक बार बीरबल की ओर देखा जो अब भी अविचलित थे, और फिर पूरी ताकत और कूटनीति बटोर कर बोले, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, मगर आप 16 आने सच फरमा रहे हैं। बीरबल चतुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो बातों के जादूगर हैं, राई का पहाड़ और पहाड़ की राई बनाना बखूबी जानते हैं। लेकिन हजूर, अक्ल और हकीकत में इंसान की चतुराई और कुदरत के खेल में बहुत फर्क होता है। बीरबल वहाँ जीतते हैं जहाँ सिर्फ जुबान चलानी होती है, जहाँ पहेलियाँ बुझानी होती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें कोई ऐसा काम सौंपें जहाँ इंसान की अक्ल नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत सामने खड़ी हो, जहाँ सिक्का और सत्ता भी काम ना आए,
तब पता चलेगा कि असली सोना कौन है और पीतल कौन। बीरबल दरबारी अच्छा है, पर वो खुदा नहीं है जहांपना। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। ये वही चिंगारी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। मुल्ला ने अनजाने में ही बादशाह के खेल को शुरू कर दिया था। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, जैसे वो जानते हों कि हवा का रुख किस तरफ मुड़ने वाला है। अकबर ने अपनी आवाज को सख्त और बुलंद करते हुए पुकारा, बीरबल। बीरबल सधे हुए कदमों से आगे आए, झुककर अदब से बोले, हुक्म की तामील हो जहांपना। ये सेवक हर इम्तिहान के लिए तैयार है। अकबर ने अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और एक बेहद संजीदा पर चुनौतीपूर्ण मुद्रा बनाते हुए कहा, बीरबल, आज हम तुमसे कोई पहेली नहीं पूछेंगे, ना ही कोई चोर पकड़ने को कहेंगे, और ना ही हम तुमसे कोई चुटकुला सुनना चाहते हैं। आज हमें तुम्हारी खरीदारी की कला देखनी है। हमारी शाही सेना को हाथियों की सख्त जरूरत है। हमें 200 नए, ताकतवर और भव्य हाथी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और सहजता से बोले, ये तो बहुत मामूली सा काम है हुजूर। हाथियों के लिए तो हमारा पड़ोसी मुल्क बर्मा मशहूर है और दक्षिण में भी अच्छे हाथी मिलते हैं। मैं कभी मीर बख्शी और खजांची को हुक्म देता हूँ, शाही खजाने का मुंह खोला जाएगा और कुछ ही हफ्तों में, या शायद उससे भी पहले, बेहतरीन हाथी आपके अस्तबल की शोभा बढ़ाएंगे। अकबर ने हाथ उठाकर बीरबल को बीच में ही रोका और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें एक जाल छुपा था। उन्होंने कहा, ठहरो बीरबल, तुम हमारी बात की गहराई को समझे नहीं। हम जानते हैं कि शाही खजाने के दम पर तो कोई मूर्ख भी हाथी खरीद सकता है। अगर सोने की बोरियां लुटा दी जाएं तो हाथी क्या, आसमान के तारे भी खरीदे जा सकते हैं। इसमें तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान क्या हुआ? हमारी शर्त यह है कि खजांची तुम्हें इस काम के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। शाही खजाने से एक भी पैसा बाहर नहीं निकलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दरबारियों के हाथों से पंखे छूटने को हुए। बिना पैसे के हाथी, और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 200। क्या बादशाह मजाक कर रहे हैं, या फिर बीरबल को फंसाने की ये कोई नई चाल है? अकबर ने अपनी कमर से लटकी मखमली थैली की डोरी खोली। दरबार में सबकी निगाहें उस थैली पर थीं। बादशाह ने उसमें हाथ डाला और चांदी का एक छोटा सा सिक्का निकाला। उन्होंने उसे हवा में उछाला। सिक्का ऊपर गया, झूमर की रोशनी में चमका और फिर खनखनाता हुआ संगमरमर के फर्श पर गिरा। वो लुढ़कते हुए बीरबल के जूतों के पास जाकर रुक गया। उस सिक्के की खनक उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की चोट जैसी लगी। अकबर बोले, ये 1 रुपया उठा लो बीरबल। हमारी शर्त यह है कि तुम्हें ये 200 हाथी सिर्फ और सिर्फ इसी 1 रुपये में खरीद कर लाने होंगे। न 1 पैसा ज्यादा, न 1 पैसा कम। तुम्हें इन्हें खरीदना ही होगा। तुम इन्हें छीन नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते, किसी से जबरदस्ती नहीं मांग सकते। ये सौदा होना चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए। और तुम्हारे पास वक्त है सिर्फ 1 महीना। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल विजयी मुस्कान फैल गई। ये नामुमकिन था, सरासर नामुमकिन। 1 रुपए में तो आगरा के बाजार में एक अच्छी बकरी या कबूतर नहीं मिलता। 200 हाथियों की बात तो पागलपन थी। एक हाथी की कीमत हजारों मोहरें होती हैं। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, आज बीरबल फंसा। बहुत उड़ता था अपनी अक्ल के आसमान में, आज जमीन पर गिरेगा। आज इसकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। अकबर ने अपनी बात में एक और वजन डाला। अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर करते हुए कहा, और सुनो बीरबल, हम जानते हैं कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन इस बार दांव बड़ा है। अगर 1 महीने बाद किले के मैदान में 200 हाथी और मेरी हथेली पर 1 रुपए का हिसाब नहीं मिला तो तुम्हारी सारी जागीर जब्त कर ली जाएगी, तुम्हारा राजा का खिताब छीन लिया जाएगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जलील होकर आगरा छोड़कर जाना होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? दरबार का माहौल बर्फ सा ठंडा पड़ गया था। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये बीरबल के वजूद, उनकी प्रतिष्ठा और उनके भविष्य पर सीधा हमला था। हर दरबारी की नजर बीरबल पर थी। राजा टोडरमल, मान सिंह, तानसेन सब चिंतित थे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए फिक्र थी। सब सोच रहे थे कि बीरबल अब हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, कहेंगे कि जहां पनाह ये नामुमकिन है, कोई और सजा दे दें। लेकिन बीरबल झुके। उन्होंने बड़े इत्मीनान से फर्श से वो सिक्का उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखा, पलटा, उसे परखा और फिर उसे अपने माथे से लगाया। उनकी आंखों में घबराहट का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक मंझे हुए खिलाड़ी की चमक थी। बीरबल ने सीधा खड़ा होकर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहां पनाह की चुनौती सर आंखों पर, मुझे शर्त मंजूर है। ठीक 1 महीने बाद इसी पहर जब सूरज ढल रहा होगा, 200 हाथी आपके किले के मैदान में खड़े होंगे और आपकी जेब से इस 1 रुपए के अलावा कुछ खर्च नहीं होगा। और अगर मैं नाकाम रहा तो मैं खुद अपनी जागीर के कागज आपके कदमों में रख दूंगा और वनवास ले लूंगा। मुल्ला दो प्याजा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, लगता है तुम सदमे में हो। 1 रुपए में 200 हाथी,
क्या तुम जिन्नात से दोस्ती करने वाले हो या कोई काला जादू? होश में तो हो? बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और बेहद शांत मगर गहरे स्वर में कहा, मुल्ला जी, जादू तो मदारी दिखाते हैं, मैं तो बस दुनिया का दस्तूर जानता हूँ। बाजार में चीजें सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं खरीदी जाती। कभी कभी इंसान की मजबूरियां, उसका डर, उसका लालच और उसका अहंकार, ये वो सिक्के हैं जो सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। और यकीन मानिए, ये सिक्के मेरे पास बहुत हैं। इतना कहकर बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबार से निकल गए। उनका सिर ऊंचा था, चाल में रवानी थी। लेकिन दरबार से बाहर आते ही जैसे ही वे गलियारे के एकांत में पहुंचे, बीरबल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो जानते थे कि जुबान तो दे दी है, लेकिन ये काम लोहे के चने चबाने जैसा है। 1 रुपए की कोई बिसात नहीं है, उन्हें कुछ और इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सोचा, इंसान अपनी मुट्ठी कब खोलता है? कोई अपनी सबसे कीमती चीज मुफ्त में या कौड़ियों के भाव कब देता है? या तो जब उसे भयंकर लालच हो, या जब उसे मौत का डर हो, या फिर जब वो अपने अहंकार को बचाना चाहता हो। मुझे इन्हीं भावनाओं का व्यापार करना होगा। बीरबल सीधा अपने घर नहीं गए। वो जानते थे कि घर बैठने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों और खबरची को बुलाया। हवेली के एक अंधेरे कमरे में दिए की टिमटिमाती रोशनी में बीरबल ने नक्शा फैलाया और उनसे पूछा, मुझे पूरे हिंदुस्तान की खबर चाहिए। मुझे बताओ कि कहाँ लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, किस इलाके में कुदरत का कहर बरसा है, कहाँ हाथियों की बहुतायत है लेकिन लोग उन्हें पालने से डर रहे हैं, और किसकी क्या मजबूरी है। मुझे हर छोटी से छोटी खबर दो। 2 दिनों तक बीरबल अपने कक्ष में बंद रहे, ना किसी से मिले, ना दरबार गए। तीसरे दिन शाम को धूल में सना एक जासूस दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया। उस खबर ने बीरबल के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जगा दी। जासूस ने कहा, हुजूर, आगरा से 50 कोस दूर रामगढ़ और उसके आसपास के देहाती इलाकों में पिछले 2 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। भयंकर सूखा पड़ा है। नदियां सूख चुकी हैं, कुएं पथरा गए हैं और खेत बंजर हो रहे हैं। वहां के कई जमींदार और महावत, जिनके पास पुश्तैनी निजी हाथी थे, वो अब दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। हाथी पालना कोई मजाक नहीं। एक हाथी दिन भर में इतना खाता है जितना एक पूरा गांव। सूखे और भूख की वजह से हाथी बेकाबू हो रहे हैं। वो भूख से पागल होकर किसानों की बची खुची फसलें और झोपड़ियां उजाड़ रहे हैं। किसान उन महावतों के खून के प्यासे हो रहे हैं। वहां अराजकता फैली हुई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बीरबल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मुसीबत? इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी। जहां मुसीबत होती है वहां सौदा करना सबसे आसान होता है। रामगढ़ की ये मुसीबत ही मेरी जीत की पहली सीढ़ी बनेगी। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये सूझबूझ और कहानी का ये रोमांच पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बीरबल लिखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से परे है। अगले ही दिन जब शहर अभी नींद में ही था और सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, बीरबल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपना शाही, रेशमी और आरामदायक लिबास उतारा। उसकी जगह उन्होंने एक सख्त शाही कोतवाल अधिकारी का वेश धरा। सिर पर कड़क लाल पगड़ी, बदन पर लोहे और चमड़े का कवच, कमर में लटकती भारी तलवार और पैरों में भारी जूते। उनके चेहरे के भाव भी बदल गए थे। अब वो सौम्य बीरबल नहीं बल्कि एक क्रूर अधिकारी लग रहे थे। उनके हाथ में शाही फरमान जैसा दिखने वाला एक बड़ा सा कागज था जिस पर शाही मोहर लगी थी। उनके साथ 4 रौबदार, लंबी चौड़ी कदकाठी वाले सिपाही और 2 नगाड़े बजाने वाले थे। घोड़ों की टापों से धूल उड़ाते हुए वे रामगढ़ के उस सूखे इलाके की तरफ निकल पड़े। सफर लंबा था और रास्ता कठिन। जैसे जैसे वे रामगढ़ के करीब पहुंच रहे थे, हरियाली गायब होती जा रही थी और वीरानियां बढ़ती जा रही थी। जब वे रामगढ़ पहुंचे तो वहां का मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। खेतों में बड़ी बड़ी दरारें थीं, जैसे धरती प्यास से चीख रही हो। जानवरों के पिंजर रास्तों पर दिखाई दे रहे थे। पेड़ सूखे हुए ठूंठ बन चुके थे। हवा में धूल और मायूसी थी। बीरबल ने गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के सूखे पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई। उन्होंने नगाड़े वालों को इशारा किया। ढम ढम ढम। नगाड़ों की गूंज ने उस मरघट जैसी शांति को भंग कर दिया। आवाज सुनकर गांव के मुखिया, किसान, मजदूर और वो तमाम महावत वहां जमा हो गए। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में खौफ था। उन्हें लगा कि शायद कोई नई मुसीबत आ गई है। बीरबल अपने घोड़े से उतरे और एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए। उनकी नजरें किसी बाज की तरह तीखी थीं। उन्होंने भीड़ को स्कैन किया। हर चेहरे पर भूख और लाचारी लिखी थी। बीरबल ने अपनी आवाज को भारी और कड़क बनाते हुए कहा, खामोश, सब कान खोलकर सुन लो। मैं आगरा के शाही दरबार से शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का खास पैगाम लेकर आया हूँ। हमारे शाही जासूसों ने खबर दी है कि तुम्हारे जानवर, तुम्हारे ये बेकाबू हाथी शाही रियाया की मेहनत
उनकी फसलें और उनके घर बर्बाद कर रहे हैं। बादशाह की सल्तनत में रियाया को नुकसान पहुंचाना सिर्फ नुकसान नहीं है, ये सल्तनत के खिलाफ बगावत है। बादशाह इस बात से बेहद खफा है। महावतों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तो कुदरत की मार, ऊपर से बादशाह का कहर। वे थर थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी शामत आ गई है। बीरबल ने अपनी आवाज और ऊंची की और नाटक करते हुए अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखा। बादशाह का सख्त हुक्म है, जिन जिन के हाथी फसल उजाड़ते पकड़े गए या जिन हाथियों की वजह से गांव में अशांति फैली, उन मालिकों पर 1000 सोने की मोहरों का जुर्माना लगेगा। और इतना ही नहीं, ये जुर्माना ना भरने पर उन हाथियों को जब्त करके शाही कालकोठरी में डाल दिया जाएगा और मालिकों को कोड़े मारे जाएंगे। 1000 सोने की मोहरें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये रकम तो क्या, वे तो 10 मोहरें भी नहीं देख पाए थे सालों से। ये जुर्माना उनकी 7 पुश्तें भी नहीं चुका सकती थीं। सन्नाटा चीखों और रोने धोने में बदल गया। एक बूढ़ा महावत, जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था, भीड़ से निकलकर लड़खड़ाते हुए बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू बीरबल के जूतों पर गिर रहे थे। हुजूर, माई बाप, हम पर रहम करें, हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें? हम इन जानवरों को मार नहीं सकते। ये हमारे बच्चों जैसे हैं, हमारे पूर्वजों की निशानी है। जंगल में छोड़ते हैं तो ये वापस गांव आ जाते हैं, क्योंकि जंगल में भी कुछ खाने को नहीं है। हमारे पास खुद खाने को रोटी नहीं है, हम इन्हें क्या खिलाएं? हम तो पहले ही मरे हुए हैं, ये जुर्माना हम कहाँ से देंगे? हमें मार डालिए हुजूर, पर ये जुल्म मत कीजिए। हमारी चमड़ी बेचकर भी एक मुहर नहीं मिलेगी। बाकी महावत भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, रहम हुजूर, रहम, हमें बचा लीजिए। बीरबल का चेहरा बाहर से सख्त था, जैसे पत्थर का हो, लेकिन अंदर वो अपनी योजना के सफल होने पर इत्मीनान महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि लोहा अब गर्म है, चोट करने का यही सही वक्त है। उन्होंने थोड़ी देर तक जानबूझकर चुप्पी साधे रखी, ताकि उनका डर उनकी हड्डियों तक उतर जाए। उन्हें तड़पने दिया। फिर उन्होंने अपनी भावभंगिमा बदली। चेहरे पर थोड़ी नरमी लाए, आंखों में थोड़ी झूठी दया दिखाई, जैसे कोई मसीहा रास्ता दिखा रहा हो। देखो, बीरबल ने संयम से कहा, बादशाह अकबर जालिम नहीं है, वो तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन कानून तो कानून है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर एक रास्ता है, मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकता हूँ, एक ऐसा रास्ता जिससे तुम इस भारी जुर्माने से भी बच सकते हो और इन जानवरों की भूख से भी। सबकी नजरें, जिनमें आंसू भरे थे, बीरबल पर टिक गईं। डूबते को तिनके का सहारा दिखा। बीरबल ने कहा, शाही सेना एक विशेष प्रशिक्षण मुहिम शुरू कर रही है। हमें सेना के लिए कुछ हाथियों की जरूरत है। अगर तुम लोग चाहो तो अगले 1 महीने के लिए अपने हाथी बादशाह की सेना को सौंप सकते हो, लेकिन मेरी शर्त साफ सुन लो, ये सेवा मुफ्त होगी। बादशाह तुम्हें इसके बदले एक भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये सजा की माफी है, व्यापार नहीं। क्या तुम्हें मंजूर है? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मुफ्त? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मुफ्त में ही सही, जान तो बचेगी। बीरबल ने बात को और आकर्षक बनाते हुए जले पर मरहम लगाते हुए कहा, सोच लो, अगर तुम हाथी देते हो तो बादशाह इन हाथियों का पूरा खर्चा उठाएंगे। शाही गोदामों से इन्हें बेहतरीन दाना, ताज़े गन्ने और साफ पानी मिलेगा। इनकी सेहत सुधर जाएगी और सबसे बड़ी बात, तुम पर लगा 1000 मोहरों का जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। 1 महीने बाद जब सूखा खत्म हो जाए और हालात सुधर जाएं, तो तुम आगरा आकर अपने हाथी वापस ले जाना। जान भी बचेगी, माल भी बचेगा और हाथी भी मोटे ताजे हो जाएंगे। फैसला तुम्हारा है, जुर्माना और कोड़े या शाही मदद। ये प्रस्ताव उन महावतों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी सबसे बड़ी बला टल रही थी। ना खाने का खर्चा, ना जुर्माने का डर और ना ही किसानों की गालियां। ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात थी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, ना एक दूसरे से सलाह की। एक साथ कई आवाजें आईं, हम तैयार हैं हुजूर, ले जाइए इन्हें, अभी ले जाइए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बादशाह हमारे हाथियों को पालेंगे। हमारी जान बची, यही बहुत है। आप देवता हैं जो हमारी मदद को आए। देखते ही देखते वहां मौजूद 40 महावतों ने अपने हाथी बीरबल के हवाले कर दिए। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाहियों को इशारा किया। पहले से तैयार कागजों पर अंगूठे लगवाए गए। ये बिक्री नहीं थी, ये देखभाल के लिए सौंपना था, लेकिन बीरबल के लिए काम बन चुका था। उनके हाथ में 40 हाथियों की कमान थी। रस्सियां कसी गईं। 40 कमजोर, धूल से सने लेकिन जिंदा हाथियों का पहला जत्था धूल के गुबार के साथ आगरा की तरफ रवाना हो गया। बीरबल घोड़े पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। शाम ढल रही थी और उनकी जेब में वो 1 रुपए का सिक्का अभी भी वहीं पड़ा था, पूरी तरह सुरक्षित। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस पर शाही कलम से लिखा, पहला पड़ाव 40 हाथी, खर्चा 0 रुपया। बीरबल जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है।
गांव के भोले और मजबूर महावतों को डर और राहत के जाल में फंसाना आसान था, लेकिन असली पहाड़ तो अभी चढ़ना बाकी था। अब उन्हें वापस आगरा लौटना था, जहां शहर के चालाक, लालची और घमंडी व्यापारी उनका इंतजार कर रहे थे। 160 हाथी अभी भी कम थे। वक्त तेजी से भाग रहा था और मुल्ला दो प्याजा की जासूस नजरें उन पर गड़ी थीं। अगर मुल्ला को पता चला कि बीरबल ने मुफ्त में हाथी लिए हैं, तो वो कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाएंगे। गांव के मजबूर महावतों से 40 हाथी तो मुफ्त में मिल गए, लेकिन अब बीरबल का सामना आगरा के उन घाघ सेठों से है जो अपनी चमड़ी दे सकते हैं पर दमड़ी नहीं। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को रोकने के लिए शहर में कौन सा जाल बिछाया है? क्या बीरबल का डर का हथियार शहर के चालाक व्यापारियों पर चलेगा, या फिर बीरबल को अपनी चाल बदलनी पड़ेगी? देखिए अगले भाग में, जब बीरबल बेचेंगे हवा महल और खरीदेंगे मुफ्त के हाथी। आगरा के किले की प्राचीर के पीछे जब सूरज अपनी आखिरी लालिमा बिखेर रहा था, तब शहर के कोलाहल में एक अलग ही तरह की बेचैनी तैर रही थी। बीरबल अपनी पहली मुहिम से लौट आए थे। उनकी डायरी के पन्ने पर 40 का अंक दर्ज हो चुका था। वो 40 हाथी जो उन्होंने रामगढ़ के सूखे और अकाल का फायदा उठाकर महावतों की मजबूरी का सौदा करके मुफ्त में हासिल किए थे। लेकिन बीरबल के माथे पर विजय की चमक नहीं, बल्कि गहरी चिंता की लकीरें थीं। 200 का पहाड़ अभी भी बहुत ऊंचा था और उनकी झोली में सिर्फ 40 कंकड़ थे। 160 हाथी अभी भी कम थे, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अब बीरबल का ये खेल खुला हो चुका था। महल की दीवारों के भी कान होते हैं, और यहाँ तो खुद मुल्ला दो प्याजा अपनी आंखों और कानों को बास की तरह बीरबल पर गड़ाए बैठे थे। मुल्ला दो प्याजा को अपने जासूसों से पल पल की खबर मिल रही थी। जब उन्हें पता चला कि बीरबल ने रामगढ़ के अनपढ़ और डरे हुए महावतों को शाही सजा का खौफ दिखाकर हाथी हथिया लिए हैं, तो मुल्ला अपनी मसनद पर बैठकर जोर से हंसे। उन्होंने अपनी मेहंदी रची लाल दाढ़ी को सहलाया और अपने खास शागिर्द से कहा, बीरबल ने गांव के गवारों को डरा लिया सो डरा लिया, लेकिन अब उसका पाला आगरा के उन बनियों और सेठों से पढ़ने वाला है जो अपनी माँ के पेट से ही व्यापार का हुनर सीख कर आते हैं। बीरबल सोचता है कि वो शहर में भी डर का सिक्का चला लेगा। नादान है वो। मैं शहर का पानी ऐसा गंदा कर दूंगा कि बीरबल को एक चूहा भी नसीब नहीं होगा। मुल्ला दो प्याजा ने रात के अंधेरे में ही अपनी चाल चल दी। उन्होंने अपने 10 सबसे चालाक आदमियों को बुलाया और उन्हें आगरा के अलग अलग बाजारों, जौहरी बाजार, कपड़ा मंडी, सर्राफा बाजार और मसालों की मंडी में फैला दिया। उनका काम सिर्फ एक था, अफवाह फैलाना, और अफवाह भी ऐसी जो आग से तेज फैले। अगली सुबह जब बाजार खुलने की अंगड़ाई ले रहा था, तब हर बड़ी दुकान, हर सेठ की गद्दी और हर चायखाने पर सिर्फ एक ही चर्चा थी। अरे भाई, सुना तुमने? बादशाह सलामत ने बीरबल को शाही सेना के लिए हाथी खरीदने का जिम्मा सौंपा है। खजाने का मुंह खोल दिया गया है। लाखों अशर्फियां दी गई हैं बीरबल को। लेकिन क्या? लेकिन वो बीरबल, वो कंजूस मक्खी चूस, वो चाहता है कि सारा पैसा अपनी जेब में रखकर हमें और तुम्हें बेवकूफ बनाए। वो आएगा, हाथी मांगेगा और कहेगा कि बादशाह के नाम पर दे दो, कौड़ियों के भाव दे दो। खबरदार, अगर बीरबल तुम्हारे पास आए तो हाथी की कीमत आसमान छूती बताना। अगर वो 100 मुहर दे तो तुम 500 मांगना। बादशाह ने पैसा दिया है तो हम क्यों छोड़ें? ये अफवाह बारूद की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लालच ने व्यापारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी। हर कोई बीरबल को लूटने के लिए तैयार बैठा था। जब सूरज सिर पर चढ़ाया, बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर शाही लिबास में और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए शहर के बीचों बीच पहुंचे। उनके साथ कुछ शाही सेवक भी थे। बीरबल को उम्मीद थी कि शहर के रईस, जो अक्सर बादशाह को खुश करने के लिए आगे रहते हैं, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही बीरबल का घोड़ा मोतीगंज के बाजार में दाखिल हुआ, उन्हें माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। आमतौर पर बीरबल को देखते ही लोग सलाम करने दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज लोग नजरें चुरा रहे थे। जिन व्यापारियों के पास अपने निजी हाथी थे और जो अक्सर उन हाथियों पर बैठकर अपनी रईसी का जुलूस निकालते थे, आज उनके हाथी नदारत थे। बीरबल एक बड़ी हवेली के सामने रुके। ये हवेली शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी सेठ गिरधारी लाल की थी। बीरबल ने आवाज दी, सेठ जी, क्या घर पर हैं? सेठ गिरधारी लाल, जो अभी अभी मुल्ला की फैलाई अफवाह पर चर्चा कर रहे थे, बाहर आए। चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। अरे दीवान जी, पधारिए पधारिए। आज गरीब खाने पर कैसे करम हुआ? बीरबल घोड़े से उतरे नहीं, वहीं से बोले, सेठ जी, बादशाह को कुछ हाथियों की जरूरत है। मैंने सुना है आपके पास एक बहुत ही शानदार हट्टा कट्टा हाथी है, बादल। शाही सेना को उसकी जरूरत है, हम उसकी वाजिब कीमत। बीरबल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सेठ जी ने माथा पीट लिया। हाय, क्या बताऊं दीवान जी, आपकी जुबान पर सरस्वती नहीं, यमराज बैठे हैं शायद। वो बादल, वो तो कल रात ही अचानक बीमार पड़ा और सुबह होते होते चल बसा। अभी अभी उसे दफनाने के लिए भिजवाया है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया दीवान जी।
बीरबल की अनुभवी आंखें सेठ का झूठ पकड़ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने उसी हाथी की चिंगाड़ पीछे के बाड़े से सुनी थी। बीरबल मुस्कुराए। ओ, बहुत बुरा हुआ, खैर कोई बात नहीं। बीरबल आगे बढ़े। वे जौहरी बाजार में सेठ पन्नालाल के पास गए। सेठ जी, आपका वो सफेद हाथी? पन्नालाल ने हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए दीवान जी, वो हाथी तो मैंने अपनी बेटी की ससुराल भिजवा दिया, अब वो मेरा नहीं रहा। तीसरे व्यापारी ने कहा, दीवान जी, मेरा हाथी पागल हो गया था, मैंने उसे जंगल में छुड़वा दिया। दोपहरी तक बीरबल पूरा बाजार छान चुके थे। हर दरवाजे पर बहाने थे, हर जुबान पर झूठ था। बीरबल समझ गए कि मुल्ला दो प्याजा ने बाजी पलट दी है। यहाँ खरीदारी की बात करना पत्थर पर सिर मारने जैसा है। मुल्ला ने इन व्यापारियों के अंदर लालच का बीज बो दिया है। ये लोग सोच रहे हैं कि बीरबल के पास बहुत पैसा है, इसलिए ये मुफ्त या कम दाम में हाथी नहीं देंगे। और बीरबल की असलियत ये थी कि उनकी जेब में पड़ा 1 रुपए का सिक्का उनका मजाक उड़ा रहा था। खरीदना तो दूर, वो इन हाथियों को देखने की कीमत भी नहीं चुका सकते थे। बीरबल थके हारे अपनी हवेली लौट आए। उन्होंने अपना भारी शाही चोगा उतारा और अपने बगीचे में ठंडी छांव में बैठ गए। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। गांव में डर बिका, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन ये शहर के भेड़िए हैं, इनके पास दौलत के अंबार हैं। इन्हें पैसे का लालच नहीं दिया जा सकता और ना ही इन्हें डराया जा सकता है, क्योंकि इनकी पहुंच ऊपर तक है। मुल्ला ने इन्हें बता दिया है कि मैं खरीदार हूं, इसलिए ये भाव खा रहे हैं। तभी बीरबल की नजर अपने बगीचे में नाचते हुए एक मोर पर पड़ी। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर पूरी शान से नाच रहा था। हालांकि वहां उसे देखने वाला कोई नहीं था सिवाय बीरबल के। बीरबल ने गौर किया कि मोर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे दाना मिल रहा है या नहीं। उसे बस अपनी खूबसूरती दिखानी है, उसे अपना गुरूर प्रदर्शित करना है। बीरबल की आंखों में एकदम से बिजली कौंधी। एक विचार उनके दिमाग में आया, गुरूर, अहंकार, दिखावा, यही तो इन रईसों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इनके पास दौलत है, पर शाही इज्जत की भूख इनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। मुल्ला ने इनके लालच को जगाया, मैं इनके अहंकार को जगाऊंगा। मैं इनसे हाथी मांगूंगा नहीं, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये खुद मेरे पैरों में हाथी लाकर गिड़गिड़ाएंगे। बीरबल ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया। कल सुबह के लिए शाही हरकारों को तैयार करो, नगाड़े, शाही मोहरे और रेशमी फरमान। और सुनो, शहर के सबसे अच्छे चित्रकारों को बुलाओ, मुझे ताम्रपत्र बनवाने हैं। अगली सुबह आगरा का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। कल जहां सन्नाटा और कानाफूसी थी, आज वहां नगाड़ों की गूंज थी। ढम ढम ढम। शाही हरकारे, जो सुनहरे और लाल कपड़े पहने थे, घोड़ों पर सवार होकर शहर के हर प्रमुख चौराहे पर खड़े थे। उनके हाथों में चांदी की परत चढ़े बड़े बड़े शाही फरमान थे। भीड़ जमा हो गई। सेठ, साहूकार, व्यापारी सब अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। मुल्ला दो प्याजा के जासूस भी भीड़ में खड़े थे, ये जानने के लिए कि अब बीरबल क्या नई चाल चल रहा है। एक हरकारे ने बुलंद आवाज में फरमान पढ़ना शुरू किया। आदाब, आगरा के तमाम बाशिंदों को सूचित किया जाता है, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बादशाह सलामत महसूस करते हैं कि नवरत्नों और सेनापतियों के अलावा इस शहर के कुछ खास और इज्जतदार नागरिकों को भी शाही दरबार में वो मर्तबा मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। भीड़ में खामोशी छा गई। खास मर्तबा? सबके कान खड़े हो गए। हरकारे ने आगे पढ़ा, इसलिए बादशाह ने शाही मित्र यानी रॉयल फ्रेंड ऑफ द एम्परर की एक नई उपाधि की घोषणा की है। आने वाले पूर्णिमा के दिन किले से एक भव्य शाही मित्र जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में सिर्फ वही रईस, सेठ या जागीरदार शामिल हो पाएंगे जिनके पास अपनी सवारी के लिए अपना निजी और भव्य हाथी होगा। सेठ करोड़ीमल, जो आगरा के सबसे अमीर और सबसे घमंडी व्यापारी माने जाते थे, अपनी गद्दी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने शाही मित्र शब्द सुना, उनका हुक्का हाथ से छूट गया। हरकारे की आवाज फिर गूंजी, शर्त यह है कि जो भी शाही मित्र बनना चाहता है उसे अपना वो सजा धजा हाथी जुलूस के अंत में बादशाह की शान में नजराने यानी तोहफों के तौर पर शाही अस्तबल को सौंपना होगा। जो ऐसा करेगा उसे भरे दरबार में बादशाह के दाईं ओर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। उसे शहंशाह का दोस्त होने का ताम्रपत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हरकारा एक पल के लिए रुका ताकि बात का असर गहरा हो। और जिसके पास ये ताम्रपत्र होगा उसकी पालकी को आगरा के किले के मुख्य द्वार तक जाने की इजाजत होगी और अगले एक पूरे साल तक उसके व्यापार पर लगने वाला शाही चुंगी कर यानी टोल टैक्स पूरी तरह माफ होगा। टैक्स माफी तो बस मलाई थी, असली नशा तो बादशाह का दोस्त कहलाने, दरबार में बैठने और किले के मुख्य द्वार से पालकी ले जाने का था।
उस जमाने में किले के अंदर पालकी ले जाने की इजाज़त सिर्फ शहजादों और ख़ास वजीरों को थी। ये इज्जत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। सेठ करोड़ीमल की आंखों में चमक नहीं, आग लग गई। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी सेठ धनीराम, जो ठीक सामने वाली दुकान पर बैठा था, उसने भी ये सुना। दोनों की नजरें मिली। उस एक पल में हवा में तलवारें खिंच गईं। ये अब व्यापार का मसला नहीं था, ये अब नाक की लड़ाई बन चुकी थी। करोड़ीमल के दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर धनीराम को वो ताम्रपत्र मिल गया और मुझे नहीं, तो कल से बाजार में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे करोड़ीमल के पास पैसा तो बहुत है, पर बादशाह की नज़र में उसकी कोई औकात नहीं। वो धनीराम मेरी छाती पर मूंग दलेगा। उधर धनीराम सोच रहा था, ये करोड़ीमल हमेशा अपनी रईसी झाड़ता है। अगर मैं बादशाह के बगल में बैठ गया और मेरी पालकी किले में गई तो इसकी हैकड़ी निकल जाएगी। मुझे ये ताम्रपत्र हर कीमत पर चाहिए। मुल्ला 2 प्याजा की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने व्यापारियों के लालच को जगाया था, लेकिन बीरबल ने उनके अहंकार को ललकार दिया था, और अहंकार के आगे लालच हमेशा हारता है। कुछ ही घंटों के भीतर बीरबल की हवेली के बाहर का नज़ारा देखने लायक था। कल जो व्यापारी बीरबल को देखकर छुप रहे थे, आज वही अपनी रईसी का सबूत लिए वहां खड़े थे। और सबूत क्या था? हाथी। एक से बढ़कर एक विशालकाय सजे धजे हाथी। उनके हौदे यानी सीटें मखमल और रेशम से मढ़े हुए थे। माथे पर सोने चांदी की नक्काशियां थीं। पैरों में घुंघरू बंधे थे। हाथियों की एक लंबी कतार लग गई थी। सेठ करोड़ीमल सबसे आगे लाइन में लगे थे। उनका हाथी गजेंद्र पहाड़ जैसा विशाल था। करोड़ीमल पसीने में तरबतर थे। बार बार अपनी पगड़ी ठीक कर रहे थे और पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं धनीराम उनसे आगे ना निकल जाए। जैसे ही बीरबल अपनी हवेली से बाहर आए, करोड़ीमल चिल्लाए, दीवान जी, बीरबल जी, इधर देखिए, मैं सुबह से खड़ा हूँ, मैं सबसे पहले आया हूँ। ये मेरा हाथी है, पूरे 50,000 मोहरों का है, दक्षिण से मंगवाया था। बस मेरा नाम उस शाही दोस्तों की सूची में सबसे ऊपर लिख लीजिए। बीरबल ने एक बहुत ही उबाऊ और नाखुश चेहरा बनाया, जैसे उन्हें इन हाथियों की कोई खास जरूरत ही ना हो। उन्होंने अपनी डायरी खोली, पन्ने पलटे और बोले, अरे सेठ जी, आप यहाँ? मैंने तो सुना था आपका हाथी मर गया। और वैसे भी आप क्यों ततीफ करते हैं? बादशाह के पास हाथियों की कमी थोड़ी है। ये सूची तो लगभग भर चुकी है। कल ही राजा मानसिंह और टोडरमल जी ने अपने 10-10 हाथी भेजने का वादा किया है। अब जगह कहाँ बची है? करोड़ीमल का दिल बैठ गया। नहीं नहीं दीवान जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वो हाथी तो दूसरा था जो मर गया। ये देखिए, ये तो जिंदा है, सलामत है। और मानसिंह जी तो दरबारी हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। मेरा हाथी देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए, इसका रंग देखिए। ऐसा हाथी तो खुद बादशाह के अस्तबल में नहीं होगा। आप इसे रख लीजिए, बस मुझे वो ताम्रपत्र दिलवा दीजिए। मेरी इज्जत का सवाल है दीवान जी। बीरबल ने नकली सोच विचार किया, माथे पर हाथ फेरा, होठों को सिकोड़ा और फिर धीरे से बोले, हाथी तो वाकई शानदार है। बादशाह इसे देखकर खुश तो होंगे। ठीक है सेठ जी, चूंकि आप हमारे पुराने वाकिफ हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपका नाम डाल देता हूं। लेकिन याद रहे, ये दान है, नजराना है, इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। कहीं कल को आप पैसे मांगने आ जाए। करोड़ीमल ने राहत की सांस ली, जैसे फांसी के फंदे से बचे हों। कीमत? राम राम, कैसी बातें करते हैं दीवान जी। बादशाह की दोस्ती से बढ़कर क्या कीमत होगी। ये लीजिए लगाम, ये हाथी अब बादशाह का हुआ। करोड़ीमल ने अपना बेशकीमती हाथी बीरबल के सेवक के हाथ में थमा दिया और बदले में बीरबल ने उन्हें एक साधारण सा सस्ता ताम्रपत्र, जिसकी कीमत शायद 2 पैसे भी नहीं थी, थमा दिया। करोड़ीमल उसे छाती से लगाकर ऐसे खुश हुए जैसे जन्नत की चाबी मिल गई हो। अभी करोड़ीमल जा ही रहे थे कि सेठ धनीराम अपने 2 हाथियों के साथ भीड़ को चीरते हुए घुस आए। उन्होंने देखा कि करोड़ीमल खाली हाथ, बिना हाथी के, लेकिन चौड़ी छाती और ताम्रपत्र लेकर जा रहा है। धनीराम की जान हलक में आ गई। धनीराम ने बीरबल से हाँफते हुए पूछा, दीवान जी, उस करोड़ीमल ने क्या दिया? बीरबल ने बहुत धीमे से उदासीनता से कहा, कुछ खास नहीं, बस एक हाथी दिया है। धनीराम ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, एक, बस एक? तो फिर आप मेरे नाम के आगे 2 हाथी लिखिए, अभी के अभी। अगर उसने 1 दिया है तो मैं 2 दूंगा। मुझे उससे बड़ा ताम्रपत्र चाहिए और मेरी जगह दरबार में उससे ऊपर होनी चाहिए। बीरबल मन ही मन अपनी हंसी को मुश्किल से दबा पा रहे थे। अहंकारों की इस टक्कर में, रईसों की इस मूर्खतापूर्ण होड़ में बीरबल की झोली भरती जा रही थी। वो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हाथी खुद ब खुद उनके पास आ रहे थे। मुल्ला 2 प्याजा, जो एक भिखारी का भेष बदलकर भीड़ में खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उनका खून खौल रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये व्यापारी इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। वो दौड़कर एक व्यापारी के पास गए जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और जिसके पास एक खूबसूरत हथनी थी। मुल्ला ने उसके कान में फुसफुसाया, अरे मूर्ख,
क्या कर रहे हो? होश में आओ, बीरबल तुम्हें ठग रहा है। ये कोई जुलूस वुलूस नहीं है। उसे अपनी शर्त जीतने के लिए हाथी चाहिए। तुम मुफ्त में अपना लाखों का माल क्यों लुटा रहे हो? तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। उस व्यापारी ने मुल्ला को हिकारत से देखा और जोर से धक्का दे दिया। चल हट यहाँ से, भिखारी कहीं के। मुझे पता है तू कौन है। तू जरूर उस सेठ करोड़ीमल का भेजा हुआ आदमी है। तुम लोग चाहते हो कि मैं लाइन से हट जाऊं ताकि करोड़ीमल का नाम पक्का हो जाए और मैं शाही मित्र ना बन सकूं। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आने वाला। भाग यहां से। मुल्ला दो प्याजा अपना सिर पीटकर धूल झाड़ते हुए खड़े रह गए। उन्होंने समझ लिया कि जब इंसान की आंखों पर इज्जत, दिखावे और जलन का पर्दा पड़ जाए तो उसे सच नहीं दिखता। मुल्ला की होशियारी और उनकी जासूसी यहां रईसों के घमंड के आगे बुरी तरह हार गई थी। दिन ढलते ढलते बीरबल का विशाल आंगन, जो सुबह तक खाली था, अब हाथियों और उनके महावतों से भर चुका था। जिन व्यापारियों के पास अपने हाथी नहीं थे, उन्होंने बाजार से, यहां तक कि दूसरे शहरों से महंगे दामों में हाथी खरीदे ताकि वे भी बीरबल को गिफ्ट कर सकें और उस सूची में अपना नाम लिखवा सकें। बीरबल ने ना सिर्फ हाथी बटोरे बल्कि हाथियों के ऊपर सजे सोने चांदी के हौदे, रेशमी झूले और कीमती जेवरात भी तोहफे के रूप में रख लिए। सूरज डूबने तक बीरबल ने अपनी डायरी निकाली और हिसाब लगाया। सेठ करोड़ीमल और उनके गुट के व्यापारियों से 20 हाथी, सेठ धनीराम और उनके साथियों से 21 हाथी, शहर के अन्य छोटे मोटे रईसों से जिन्हें बस भीड़ का हिस्सा बनना था 0, क्योंकि बीरबल ने उन्हें मना कर दिया कि अब जगह नहीं है ताकि हाथियों की अहमियत और बढ़ जाए। कुल जमा 41 हाथी और कीमत वही जादुई संख्या 0 रुपए। बीरबल अपने कमरे में गए। उन्होंने अपनी डायरी में नया और ताज़ा हिसाब लिखा। पहले के 40 गांव के डर से प्लस 41 शहर के घमंड से 81 हाथी। खर्चा अभी भी 0 था। जेब में पड़ा 1 रुपए का सिक्का अभी भी खनखना रहा था। बीरबल ने उस सिक्के को देखा, उसे चूमा और मुस्कुराए। अकबर बादशाह, आपने सही कहा था, पैसे से हाथी खरीदे जाते हैं, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि अहंकार एक ऐसी मुद्रा है जिससे दुनिया की सबसे महंगी चीजें भी मुफ्त में मिलती हैं। लेकिन बीरबल की मुस्कान क्षणिक थी। 200 के लक्ष्य में अभी भी 119 हाथी कम थे। शहर और गांव का कोटा पूरा हो चुका था। बीरबल जानते थे कि अब आगरा के भीतर से एक भी हाथी नहीं मिलेगा। उन्होंने गांव को निचोड़ लिया था, शहर को ठग लिया था। अब उन्हें अपनी नजरें आगरा की सीमाओं के बाहर उन बड़ी ताकतों की ओर घुमानी होंगी जो दौलत या डर से नहीं बल्कि सियासत, पॉलिटिक्स और कूटनीति, डिप्लोमेसी से चलती हैं। शाही मेहमान खाने में रुके बर्मा, सीलोन, श्रीलंका और विजयनगर के विदेशी दूत और राजदूत। यही थे बीरबल के अगले शिकार। ये वो लोग थे जो बादशाह से संधियां करने आए थे, लेकिन बीरबल नहीं जानते थे कि मुल्ला दो प्याजा अब चुप बैठने वाले नहीं थे। बाजार में मिली शर्मनाक हार ने उन्हें एक घायल और जहरीला सांप बना दिया था। मुल्ला समझ चुके थे कि बीरबल का अगला कदम क्या होगा। वो जानते थे कि बीरबल अब मेहमान खाने की तरफ जाएगा और मुल्ला वहां पहले से ही पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। वो वहां एक ऐसा कूटनीतिक जाल, डिप्लोमैटिक ट्रैप बिछाने जा रहे थे जिससे न सिर्फ बीरबल की शर्त हारेगी बल्कि बादशाह के सामने उनकी वफादारी पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे और शायद दो देशों के बीच जंग भी छिड़ जाए। दोस्तों, बीरबल ने रईसों के घमंड को निचोड़कर 41 हाथी तो ले लिए और कुल गिनती 81 तक पहुंचा दी। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक अंतर्राष्ट्रीय और खतरनाक मोड़। बीरबल का सामना अब उन विदेशी राजाओं के दूतों से होगा जो अपनी आन बान के लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने मेहमान खाने में कौन सी आग लगाई है जिससे बीरबल जलकर खाक हो सकते हैं? क्या बीरबल की एक गलती मुगलिया सल्तनत को युद्ध में धकेल देगी? देखिए अगले भाग में इज्जत का सबसे खतरनाक सौदा। आगरा के किले की बाहरी प्राचीर के पीछे जब शहर गहरी नींद की आगोश में जा रहा था, तब भी शाही मेहमान खाने यानी रॉयल गेस्ट हाउस में मशालें जल रही थीं और एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। ये मेहमान खाना सल्तनत की शान था, जहां दूर दराज के मुल्कों से आए राजाओं के दूत और राजदूत ठहरा करते थे। यहाँ की दीवारों ने कई ऐतिहासिक संधियां बनते और बिगड़ते देखी थीं, लेकिन आज रात यहाँ जो हो रहा था वो ना तो इतिहास में कभी हुआ था और ना ही किसी कूटनीति की किताब में लिखा था। बीरबल अपनी हवेली से घोड़े पर सवार होकर निकले थे। उनकी डायरी के पन्ने पर अब तक 81 का अंक दर्ज हो चुका था। गांव के 40 मरियल हाथियों को डर के दम पर और शहर के 41 सजे धजे हाथियों को घमंड के दम पर हासिल करने के बाद बीरबल ने एक लंबी सांस ली थी। लेकिन वो जानते थे कि ये जीत अभी अधूरी है। 200 के पहाड़ को छूने के लिए अभी भी 119 हाथियों की जरूरत थी और महीना खत्म होने की मियाद तेजी से करीब आ रही थी।
सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अब बीरबल का खेल खुला हो चुका था। मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अब साए की तरह बीरबल का पीछा कर रहे थे। जब बीरबल का घोड़ा मेहमान खाने के विशाल मुख्य द्वार पर रुका तो वहां का नज़ारा देखकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वहां खामोशी नहीं थी, बल्कि अफरा तफरी मची हुई थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और सेवकों के दौड़ने भागने की आवाज़ें आ रही थीं। बड़े बड़े संदूक रस्सियों से बांधे जा रहे थे, तंबू उखाड़े जा रहे थे। ये मंजर किसी उत्सव का नहीं, बल्कि कूच का था। बीरबल को ये समझते देर नहीं लगी कि उनसे पहले यहाँ कोई और पहुंच चुका है, और वो कोई और मुल्ला दो प्याजा के अलावा भला कौन हो सकता था। मुल्ला बाजार में अपनी और व्यापारियों की बेवकूफ़ी पर मिली हार से इतना बौखला गए थे कि उन्होंने एक ऐसा दांव खेलने की ठानी थी जो न सिर्फ बीरबल को हरा दे, बल्कि शायद मुगलिया सल्तनत के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दे। बीरबल के आने से ठीक 2 घंटे पहले मुल्ला दो प्याजा ने मेहमान खाने में कदम रखा था। वहां बर्मा, म्यांमार और दक्षिण भारत के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के राजदूत ठहरे हुए थे। ये दोनों राज्य अपनी हस्ती और अपनी सेना, खासकर अपनी गज सेना एलिफेंट आर्मी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। ये लोग बादशाह अकबर के साथ एक अहम व्यापारिक और सैन्य संधि ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने आए थे, जिसमें हाथियों का आदान प्रदान भी शामिल था। मुल्ला दो प्याजा ने बहुत ही चालाकी से एक शुभ चिंतक का नकाब ओढ़कर बर्मा के मुख्य राजदूत मिंग यी के कक्ष में प्रवेश किया था। महामहिम, मुल्ला ने बहुत ही धीमी और राजदार आवाज में कहा था, मैं यहाँ सल्तनत के वजीर के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के नाते आया हूँ। मुझे लगता है कि आपको और आपके साथियों को कल सुबह होने वाली भारी बेइज्जती से बचने के लिए आज रात ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। बर्मा के राजदूत, जो एक गठीले बदन के घाघ योद्धा थे और अपनी मूंछों पर ताव देना पसंद करते थे, एकदम से चौंक गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और पूछा, बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? हम यहाँ शहंशाह के मेहमान हैं, हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई है। मुल्ला ने इधर उधर देखा जैसे कोई उनकी बात सुन न ले, और फिर उनके कान के पास झुककर फुसफुसाए, मेहमान तो आप थे राजदूत जी, लेकिन अब बादशाह का मन बदल गया है। दरअसल हमारे खास सलाहकार बीरबल ने बादशाह के कान भर दिए हैं। बीरबल ने बादशाह को समझाया है कि बर्मा के हाथी सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, अंदर से वो पानी की भैंसों की तरह डरपोक और सुस्त हैं। बीरबल ने कहा है कि ऐसे कमजोर हाथियों वाले देश से संधि करके मुगलों की शान में बट्टा लगेगा। सुना है कल दरबार में वो आपके हाथियों का मजाक उड़ाने वाले हैं, उन्हें कागज के शेर कहने वाले हैं और संधि को रद्द करके आपको खाली हाथ वापस भेजने वाले हैं। यही जहर मुल्ला ने विजयनगर के दूत नरसिम्हा के कानों में भी खोला। सुना है बीरबल ने कहा है कि दक्षिण के हाथी सिर्फ मंदिरों में घंटी बजाने और बारात में चलने लायक हैं, जंग के मैदान में तो वो बिल्ली की म्याऊं सुनकर भी भाग खड़े होते हैं। बादशाह हंस रहे थे और कह रहे थे कि दक्षिण के राजा शायद हाथियों को पालतू कुत्तों की तरह रखते हैं। किसी भी क्षत्रिय या योद्धा के लिए उसके अस्त्र शस्त्र और उसकी सवारी का अपमान उसकी खुद की मां के अपमान जैसा होता है। मुल्ला का तीर निशाने पर लगा था। दोनों राजदूत गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उनका राजपूती और क्षत्रिय खून खौल उठा था। उन्होंने संधि की परवाह किए बिना अपनी अपनी सेना को तुरंत वापसी की तैयारी का हुक्म दे दिया था। अगर मुगलों को हमारी कद्र नहीं तो हम भी यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। हम अभी वापस जाएंगे और अपने राजा को बताएंगे कि अकबर ने हमारा अपमान किया है। जब बीरबल मेहमान खाने के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि आंगन में मशालें जल रही हैं और महावत अपने विशालकाय हाथियों को जंजीरों से खोल रहे हैं। हाथियों के पैरों की धमक से जमीन हिल रही थी। बर्मा के राजदूत मिंग यी अपनी भारी तलवार की म्यान को कसते हुए अपने तंबू से बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लाल था। बीरबल को देखते ही वो गरजे, आ गए तुम शहंशाह के चाटुकार। जाकर अपने बादशाह से कह दो कि बर्मा को मुगलों की भीख की जरूरत नहीं है और ना ही हमें तुम्हारी झूठी तारीफें चाहिए। हम अभी इसी वक्त वापस जा रहे हैं। और याद रखना बीरबल, अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस मेहमान खाने में नहीं, जंग के मैदान में मिलेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि बर्मा के हाथी भैंस हैं या मौत के सौदागर। तभी पीछे से विजयनगर के दूत नरसिम्हा भी अपने अंगरक्षकों के साथ आ गए। उनकी आंखों में भी अंगारे दहक रहे थे। हमने सुना है कि तुम्हें हमारे हाथी कमजोर लगते हैं। तुम्हें लगता है कि दक्षिण के हाथी सिर्फ तमाशा दिखाते हैं। ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी संधि वापस लेते हैं। बीरबल सन्न रह गए। मुल्ला दो प्याजा ने सिर्फ पानी गंदा नहीं किया था, उन्होंने उसमें आग लगा दी थी। स्थिति बेहद नाजुक थी। अगर ये दूत इसी गुस्से में वापस चले गए तो ना सिर्फ बीरबल शर्त हारेंगे क्योंकि उन्हें हाथी नहीं मिलेंगे, बल्कि अकबर की सल्तनत को 2 नए और खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। और इसका पूरा इल्जाम सीधे बीरबल के सिर आएगा कि बीरबल की वजह से युद्ध छिड़ गया।
बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि यहाँ सफाई देने से काम नहीं चलेगा। गुस्से में इंसान तर्क नहीं सुनता। अगर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुल्ला झूठ बोल रहा है, तो वो यकीन नहीं करेंगे। यहाँ कूटनीति का सबसे पेचीदा और खतरनाक खेल खेलना होगा। यहाँ माफी नहीं, चुनौती काम आएगी। बीरबल ने अपने चेहरे के भावों को तुरंत बदला। घबराहट की जगह एक गंभीर, विचारशील और अफसोसजनक मुस्कान ने ले ली। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर बड़े इत्मीनान से अपनी पगड़ी ठीक की। ठहरिए। बीरबल की आवाज में गजब का ठहराव और अधिकार था। राजदूत महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका गुस्सा जायज है। अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे देश के गौरव, मेरे हाथियों का ऐसा अपमान होता, तो शायद मैं भी यही करता। बल्कि मैं तो शायद तलवार खींच लेता और उसी वक्त फैसला कर लेता। दूतों के कदम ठिठक गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल गिड़गिड़ाएंगे, सफाई देंगे या माफी मांगेंगे, लेकिन बीरबल तो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये क्या माजरा है? बीरबल धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलते हुए उनके करीब गए। उन्होंने अपनी आवाज को बहुत ही धीमा और राजदार बना लिया, जैसे वो कोई गुप्त बात बता रहे हों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप जाने अनजाने वही कर रहे हैं जो हमारे कुछ जलने वाले दरबारी और खासकर वो लोग चाहते हैं जो बर्मा और विजयनगर की तरक्की से जलते हैं। आप बिना लड़े, बिना अपनी ताकत दिखाए मैदान छोड़कर जा रहे हैं। बर्मा के राजदूत ने भ्रिकुटी तानी। उनकी पकड़ तलवार पर ढीली हुई। क्या मतलब? पहेलियां मत बुझाओ बीरबल। बीरबल ने एक झूठी और भारी आह भरी और आसमान की तरफ देखा। देखिए, मैं तो हमेशा से जानता हूं कि बर्मा और विजयनगर के हाथी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, किस्से सुने हैं। मैंने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि हुजूर, उन हाथियों की एक चिंगार से दुश्मन के घोड़े पागल हो जाते हैं। वो हाथी नहीं, चलते फिरते किले हैं। लेकिन बीरबल चुप हो गए। लेकिन क्या? बोलो, नरसिम्हा ने बेताबी से पूछा। बीरबल ने दुखी होकर कहा, लेकिन हमारे सेनापति राजा मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह को बहका दिया है। उन्होंने बादशाह के कान में डाल दिया है कि ये सब सिर्फ पुरानी किस्से कहानियां हैं। असल में वो हाथी अब बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। वो कागज के शेर हैं। उन्होंने बादशाह को यकीन दिला दिया है कि आप लोग यहाँ सिर्फ दिखावा करने आए हैं। और अब? बीरबल ने उनकी आंखों में तीखी नजर से देखा। अब अगर आप अपने हाथी लेकर चुपचाप रात के अंधेरे में चले गए तो कल सुबह दरबार में क्या बातें होंगी जानते हैं? राजदूत खामोश थे, बीरबल के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने कहा, कल सुबह बादशाह कहेंगे, देखो मानसिंह सही कहता था। वो डर गए, अपनी पोल खुलने के डर से भाग गए। अगर उनके हाथियों में दम होता तो वो रुकते, मुकाबला करते, लेकिन वो तो चोरों की तरह भाग निकले। सोचिए राजदूत महोदय, क्या ये आपके राजा और आपके मुल्क की शान के खिलाफ नहीं होगा? इतिहास क्या लिखेगा कि बर्मा के दूत कागज की शेर साबित हुए। ये सुनकर राजदूतों का खून खौल उठा। डर, कायरता और भागना, ये शब्द किसी भी योद्धा के लिए गाली से भी बदतर थे। उनकी आंखों में अब बीरबल के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने की तड़प थी। विजयनगर के दूत ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो बीरबल? क्या हम यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती करवाएं? क्या हम बादशाह की हंसी का पात्र बने? बीरबल ने अब अपना असली पत्ता फेंका। उन्होंने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पासा पलटा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें गलत साबित करें। मैं चाहता हूं कि आप उनके गाल पर तमाचा मारें, लेकिन हाथ से नहीं, अपनी ताकत से। बादशाह ने एक शाही परीक्षण यानी रॉयल टेस्ट की मांग की है। हमारे सेनापति कहते हैं कि आपके हाथी मुगलों के शाही प्रशिक्षण और कड़े अनुशासन को एक हफ्ता भी नहीं झेल पाएंगे। वो थककर गिर जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। बीरबल ने अपनी आवाज को और उकसाने वाला बनाया। अब ये फैसला आप पर है। अगर आप जाते हैं तो आप भगोड़े कहलाएंगे, लेकिन अगर आप अपने साथ लाए हुए इन हाथियों को यहीं हमारे शाही अस्तबल में छोड़कर जाते हैं और बादशाह को चुनौती देते हैं कि इन्हें जैसा चाहे परखो, इन्हें सबसे मुश्किल काम दो, इन्हें पहाड़ चढ़ाओ, भारी लकड़ियां खिंचवाओ, अगर इनमें एक खरोंच भी आई या ये पीछे हटे तो कहना, तो सोचिए बादशाह की नजर में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। मुल्ला और बाकी दरबारियों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये रिवर्स साइकोलॉजी यानी उल्टी मनोविज्ञान का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण था। बीरबल ने उनसे हाथी मांगे नहीं, भीख नहीं मांगी और ना ही खरीदा, बल्कि उन्होंने दूतों को इस स्थिति में ला खड़ा किया कि वो अपनी मर्दानगी और राष्ट्र प्रेम साबित करने के लिए हाथी देने को बेताब हो जाएं। बर्मा के राजदूत मिंगी ने अपने साथी की तरफ देखा। उनकी मूछें फड़क रही थीं। उन्होंने जमीन पर थूकते हुए कहा, हमें मुगलों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है बीरबल, लेकिन हम किसी को, चाहे वो शहंशाह अकबर ही क्यों ना हो, ये कहने का मौका नहीं देंगे कि बर्मा के हाथी कमजोर हैं। हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने महावत को इशारा किया। ओए,
हमारे 20 सबसे बेहतरीन काले पहाड़ जैसे लड़ाकू हाथियों को यहीं बांध दो। ये वो हाथी हैं जिन्होंने अराकान के जंगलों में तबाही मचाई थी। बीरबल, हम तुम्हें ये 20 हाथी सौंपते हैं। इन्हें शाही सेना को सौंप दो। कह दो बादशाह से कि ये नमूना है, अगर इनमें कोई कमी निकले तो हमारा सिर कलम कर देना। विजयनगर के दूत भी पीछे नहीं रहे। उनका दक्षिण भारतीय स्वाभिमान जाग उठा था और हम अपने 20 सर्वश्रेष्ठ गजराज यहीं छोड़कर जा रहे हैं। ये विजयनगर के मंदिरों और युद्धों की शान है। इन्हें शाही सेना के सबसे खतरनाक और मुश्किल काम सौंपना। अगर ये पीछे हटे तो हम अपना राज्य मुगलों के नाम लिख देंगे। लेकिन बीरबल, एक शर्त है। 1 महीने बाद जब हम लौटेंगे और हमारे हाथी खरे उतरेंगे तो हमें बादशाह से भरे दरबार में लिखित में माफीनामा चाहिए। बीरबल ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उनका जुआ काम कर गया था। उन्होंने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी और झुककर बहुत ही आदर के साथ सलाम किया। आपकी वीरता और आत्मविश्वास को मेरा सलाम महामहिम। मैं वादा करता हूं कि बादशाह आपकी इस दिलेरी के कायल हो जाएंगे। आपके ये 40 हाथी मुगलों के अस्तबल में मेहमान नहीं, उस्ताद बनकर रहेंगे। आपकी साख पर आंच नहीं आएगी। उसी वक्त मेहमान खाने के आंगन में ही कागजी कार्यवाही शुरू हुई। मशालों की रोशनी में सुपुर्दगी नामा तैयार किया गया। न कोई पैसा, न कोई संधि, न कोई व्यापार, सिर्फ साख, चुनौती और अहंकार के नाम पर। बर्मा के 20 खूंखार लड़ाकू हाथी प्लस विजयनगर के 20 विशालकाय गजराज, कुल 40 बेहतरीन प्रशिक्षित हाथी। और कीमत? बीरबल की जेब में पड़ा वही 1 रुपए का सिक्का जो अब भी जस का तस था। एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि ये सौदा इज्जत का था और इज्जत बिकाऊ नहीं होती। बीरबल ने तुरंत अपने महावतों को बुलाया, जो पहले से ही बाहर छिपे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उन 40 हाथियों की लगाम थामी और उन्हें शाही बाड़े की तरफ रवाना कर दिया। जब हाथियों का ये जत्था अपनी भारी भरकम जंजीरों को खनखनाता हुआ और चिंघाड़ता हुआ मेहमान खाने से बाहर निकला तो एक काले साये ने दीवार के पीछे से ये नजारा देखा। वो मुल्ला 2 प्याजा थे। मुल्ला अपना सिर पीट रहे थे। या खुदा, ये बीरबल है या बला? मैंने आग लगाई थी ताकि ये जल जाए, लेकिन इसने उसी आग से अपनी रोटियां सेक लीं। मैंने इसे अपमान का जहर दिया, इसने उसे चुनौती की दवा बनाकर पी लिया। मुल्ला की चाल एक बार फिर उल्टी पड़ गई थी। बीरबल ने घोड़े पर चढ़ते हुए एक बार फिर अपनी डायरी में हिसाब लगाया। उनका गणित अब कुछ ऐसा था: 40 गांव के डर से, प्लस 41 शहर के घमंड से, प्लस 40 विदेशियों की चुनौती से इज इक्वल टू 121 हाथी। रात काफी हो चुकी थी। बीरबल अपनी हवेली लौटे। 121 का आंकड़ा सुकून देने वाला था, पर मंजिल अभी भी दूर थी। महीना खत्म होने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था और अभी भी 79 हाथी कम थे। अगर एक भी हाथी कम रहा तो शर्त हार जाएंगे। बीरबल अपने कक्ष में टहल रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने समाज के हर वर्ग को छू लिया है। गरीब गांव को डराया, अमीर व्यापारी को ललचाया और सत्ता विदेशी दूत को चुनौती दी। अब कौन बचा है? अब हाथियों का स्रोत कहाँ है? बीरबल की नज़र अपने कमरे में रखी एक छोटी सी गणेश मूर्ति पर पड़ी। एक विचार बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंधा: धर्म, आस्था और अंधविश्वास। हिंदुस्तान की जमीन पर तर्क हार सकता है, पैसा हार सकता है, राजा का हुक्म भी डाला जा सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र, पाप पुण्य और देवी देवताओं का डर कभी नहीं हारता। ये वो चाबी है जो सबसे कंजूस ताले को भी खोल देती है। बीरबल ने आसमान की तरफ देखा। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उन्होंने सोचा, लोग कहते हैं कि हाथी गणेश का रूप है, शुभ है। हम सब इसकी पूजा करते हैं, लेकिन अगर यही हाथी किसी के लिए अशुभ बन जाए, अगर लोगों को यकीन हो जाए कि उनका प्यारा हाथी उनके लिए काल बन गया है, तो वो क्या करेंगे? वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि पैसे देकर भी उसे घर से निकालेंगे, और मुझे तो मुफ्त में चाहिए। बीरबल ने अपनी अगली चाल के लिए शहर के सबसे प्रसिद्ध पंडितों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों की सूची मंगवाई। ये वो लोग थे जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े सेठ अपनी तिजोरियां खोल देते थे और राजा भी अपने मुकुट उतार देते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, मुल्ला, तुमने राजनीति की बिसात बिछाई, अब मैं ग्रहों की बिसात बिछाऊंगा। देखता हूं तुम्हारे जासूस शनि और राहु से कैसे लड़ते हैं। लेकिन मुल्ला 2 प्याजा भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। मेहमान खाने की विफलता ने उन्हें और भी खतरनाक और जहरीला बना दिया था। वो समझ गए थे कि बीरबल अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुल्ला ने तय किया कि वो बीरबल की इस अगली चाल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन एक जासूस की तरह नहीं, बल्कि एक रुकावट की तरह। मुल्ला ने शहर के मंदिरों में जाकर पुजारियों को भड़काने की योजना बनाई। वो बीरबल के पहुंचने से पहले ही धर्मगुरुओं को अपने पक्ष में करना चाहते थे। अगली सुबह, जब शहर अभी जाता भी नहीं था,
बीरबल ने अपने एक खास वफादार सेवक को बुलाया। उन्होंने उसे एक मखमली थैली दी। उस थैली में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें भविष्यवाणियों के कुछ पन्ने थे। बीरबल ने शहर के मुख्य राज ज्योतिषी पंडित हरिदत्त शर्मा को अपने पास बुलाया। पंडित हरिदत्त बीरबल की विद्वत्ता का बहुत सम्मान करते थे और शहर में उनका बहुत नाम था। बीरबल ने उन्हें आदर से बैठाया और कहा, पंडित जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन ये मदद मेरे लिए नहीं, इस शहर की शांति और कल्याण के लिए है। पंडित जी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शांति दीवान जी, क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? बीरबल ने बेहद गंभीर स्वर में पंचांग देखते हुए कहा, पंडित जी, मैंने कल रात गणना की है। मेरे ज्योतिषीय गणित के अनुसार अगले 3 दिनों तक आगरा के आकाश में शनि और राहु का एक बहुत ही दुर्लभ, वक्री और खतरनाक योग बन रहा है। इसे गज दोष कहते हैं और ये योग उन गृहस्थों के लिए प्राणघातक है जिनके घर के आंगन में गज हाथी बंधा है, लेकिन जो राजा या राष्ट्र की सेवा में नहीं है। पंडित जी की आंखें फैल गईं, वो भी गणना करने लगे। बीरबल ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। पंडित जी, अगर ये बात सच साबित हुई तो शहर में हाहाकार मच जाएगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसका उपाय सिर्फ एक है, गजदान। शास्त्रों में लिखा है, बीरबल ने अपनी तरफ से जोड़ा, कि ऐसे समय में अगर वो हाथी राजा को दान कर दिया जाए तो वही शनि का प्रकोप राजयोग में बदल जाएगा और दाता को अपार संपत्ति मिलेगी। बीरबल जानते थे कि अफवाह जब धर्म का चोला पहन लेती है तो वो सत्य से भी ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाती है। अब बस इस चिंगारी को हवा देने की देर थी। दोस्तों, बीरबल ने कूटनीति के अखाड़े में विदेशी पहलवानों को धोबी पछाड़ देकर 121 हाथी तो जमा कर लिए, लेकिन अब बीरबल खेलने वाले हैं अंधविश्वास का सबसे बड़ा और खतरनाक जुआ। क्या आगरा के लोग शनि के प्रकोप की झूठी भविष्यवाणी से डरकर अपने प्यारे हाथी बीरबल को सौंप देंगे, या फिर मुल्ला दो प्याजा इस ग्रह खेल में कोई नया ग्रहण लगा देंगे? और क्या होगा जब बीरबल को पता चलेगा कि सारे उपाय करने के बाद भी एक हाथी कम पड़ रहा है? देखिए अगले भाग में मंदिर का डर और 79 हाथियों का रहस्य। रात का सन्नाटा अब गहरा हो चुका था और आगरा का काला पहाड़ जंगल अपनी डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। ये वो इलाका था जहां दिन के उजाले में भी परिंदा पर मारने से डरता था, क्योंकि यहाँ हुकूमत बादशाह अकबर की नहीं बल्कि खूंखार तस्कर सरगना कालिया की चलती थी। बीरबल का घोड़ा जंगल की संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हवा में सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज़ और दूर कहीं सियारों का रोना माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। बीरबल के पास न सेना थी न हथियार। उनकी कमर में सिर्फ एक खाली म्यान थी और जेब में वही चांदी का 1 रुपए का सिक्का जो अब तक उनकी इज्जत और जान दोनों का वजन उठाए हुए था। 1600 हाथियों का इंतजाम हो चुका था, लेकिन 40 की कमी अब भी फांसी के फंदे की तरह लटक रही थी। बीरबल जानते थे कि ये उनकी आखिरी चाल है। अगर कालिया ने बात नहीं मानी तो शायद कल का सूरज देखने के लिए बीरबल जिंदा ना बचे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। ठहर जा, एक भारी और कर्कश आवाज गूंजी। पलक झपकते ही बीरबल को चारों तरफ से मशालों और नंगी तलवारों ने घेर लिया। 10-12 खूंखार डाकू, जिनके चेहरों पर कालिक पुती थी, बीरबल को घूर रहे थे। उनके बीच से एक विशालकाय आदमी सामने आया। उसकी एक आंख पर पट्टी थी और गले में ताबीजों की माला। ये कालिया था। कालिया ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और एक क्रूर हंसी हंसा। अरे वाह, आज तो खुद शिकार चलकर शेर के मुंह में आया है। सुना है तू अकबर का बहुत खास है बीरबल। तेरी खोपड़ी की कीमत बाजार में बहुत है। बीरबल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उन्होंने घोड़े से उतरकर अपनी पगड़ी झाड़ी और बेहद इत्मीनान से बोले, कालिया, मेरी खोपड़ी की कीमत तो बाद में लगाना, पहले अपनी जान की कीमत लगा ले। मैं यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं, तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देने आया हूँ। कालिया की हंसी रुक गई। क्या बकवास कर रहा है? बीरबल ने अपनी आवाज को सख्त और आधिकारिक बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेला आया हूँ? मेरे पीछे इस जंगल के चारों तरफ शाही सेना की 2 टुकड़ियां खड़ी हैं, 500 घुड़सवार और 10 तोपें। भोर होते ही बादशाह अकबर खुद इस जंगल को घेरकर आग लगाने का हुक्म दे चुके हैं। उन्हें खबर मिल गई है कि तुमने शाही जंगलों से हाथी चुराए हैं। कालिया के माथे पर पसीना चमकने लगा। झूठ! अगर सेना होती तो अब तक हमला कर चुकी होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमला तो हो चुका होता, लेकिन मैंने बादशाह को रोका है। मैंने कहा कि कालिया पुराना खिलाड़ी है, शायद वो सुधरना चाहे। देखो कालिया, बादशाह को सिर्फ अपने हाथी चाहिए, उन्हें तुम्हारी जान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम अभी इसी वक्त अपने पास मौजूद सारे हाथी मुझे सौंप दो और यहाँ से रातों रात भाग जाओ तो मैं सेना को गलत दिशा में भेज दूंगा, तुम बच जाओगे। लेकिन अगर तुमने मना किया, बीरबल ने आसमान की तरफ इशारा किया, तो सुबह की पहली किरण के साथ तोपें चलेंगी।
और तुम्हारी लाश को चील कौवे भी नहीं मिलेंगे। ये एक जुआ था, एक बहुत बड़ा और खतरनाक झूठ, लेकिन बीरबल ने इसे इतने आत्मविश्वास से बोला था कि कालिया का हौसला टूट गया। तस्करों को अपनी जान और माल, हाथी में से किसी एक को चुनना था। कालिया ने घबराकर अपने साथियों को देखा। सरदार, ये बीरबल है, ये झूठ नहीं बोलेगा, और वैसे भी हाथियों को लेकर हम भाग नहीं सकते, वो धीमे चलते हैं, जान बची तो लाखों पाए। कालिया ने हथियार डाल दिए। ठीक है दीवान जी, ले जाओ इन जानवरों को, हमारे पास 40 हाथी हैं जो हमने कल ही पकड़े थे, हम अभी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने दिया। समझदारी इसी में है, जाओ, भाग जाओ इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। तस्कर अपनी जान बचाकर अंधेरे में गायब हो गए। बीरबल ने तुरंत अपने छिपे हुए महावतों को, जो जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे, इशारा किया। मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा 40 विशालकाय जंगली हाथी बाड़े में बंधे थे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। गणित 160 पहले के प्लस 40 तस्करों के = 200 हाथी, संख्या पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी बीरबल की नजर एक हाथी पर पड़ी जो जमीन पर लेटा हुआ था। वो बीमार था, शायद सफर की थकान या भूख से मर चुका था। बीरबल का दिल बैठ गया। 200 में से एक कम हो गया। अब बचे 199 हाथी। और सबसे बड़ी मुसीबत, जेब में पड़ा 1 रुपए का सिक्का अभी भी खर्च नहीं हुआ था। शर्त थी 1 रुपए में 200 हाथी। यहाँ तो 199 हाथी मुफ्त में आ गए थे। अगर वो ये 199 हाथी लेकर दरबार जाते तो भी हार जाते, क्योंकि ना गिनती पूरी थी और ना ही 1 रुपया खर्च हुआ था। सुबह होने वाली थी। बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने उन 199 हाथियों को किले की तरफ रवाना किया और खुद घोड़ा दौड़ाते हुए शहर की तरफ भागे। उन्हें वो आखिरी टुकड़ा चाहिए था जो इस पहेली को पूरा कर सके। सूरज की पहली किरण के साथ आगरे के किले में नगाड़े बजने लगे। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार किले के मुख्य द्वार की तरफ जा रही थीं। मुल्ला दो प्याजा आज बहुत खुश थे। उन्होंने नया चोगा पहना था और इत्र लगाया था। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल की विदाई तय है। अकबर ने पूछा, मुल्ला जी, क्या लगता है, बीरबल आएगा या भाग गया? मुल्ला ने झुककर कहा, जहां पनाह, भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। 200 हाथी, और वो भी 1 रुपए में? ये तो जिन्नात भी नहीं कर सकते। आज आपकी शर्त जीतेगी और बीरबल का घमंड हारेगा। तभी जमीन में एक हल्का कंपन महसूस हुआ। धम धम धम। ये आवाज बढ़ती गई। किले के पहरेदार भागते हुए आए। जहां पना, गजब हो गया, हाथियों का सैलाब आ रहा है। अकबर और सारे दरबारी दौड़कर किले की प्राचीर पर आए। नीचे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किले का विशाल मैदान जो मीलों तक फैला था, आज काला दिखाई दे रहा था। वहां सिर्फ हाथी थे। छोटे हाथी, बड़े हाथी, सजे हुए हाथी, जंगली हाथी, हाथियों का एक समुद्र उमड़ रहा था। धूल के गुबार आसमान छू रहे थे। सबसे आगे बीरबल अपने घोड़े पर सवार थे। उनके चेहरे पर थकान थी, धूल जमी थी, लेकिन आंखों में एक विजेता की चमक थी। अकबर हैरान थे। ये कैसे मुमकिन है? इतने हाथी तो हमारी पूरी शाही सेना में नहीं है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर इसने कोई काला जादू किया है। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आपकी शर्त के मुताबिक हाथी हाजिर हैं। अकबर ने अपनी हैरानी छिपाते हुए कहा, बीरबल, हम तुम्हारी मेहनत की दाद देते हैं, लेकिन शर्त याद है ना, पूरे 200 होने चाहिए, एक भी कम नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। बेशक हुजूर, गिनती करवा लीजिए। शाही मुनीम और महावत मैदान में उतरे। गिनती शुरू हुई। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। 1, 10, 50, 100, 150। गिनती बढ़ती गई। मुल्ला दो प्याजा दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि गिनती कम निकले। 190, 195, 199। मुनीम रुक गया। उसने इधर उधर देखा। दोबारा गिनती की। फिर वो कांपते हुए बादशाह के पास आया। जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यहां सिर्फ 199 हाथी हैं, एक हाथी कम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसे। देखा जहां पनाह, मैंने कहा था ना, शर्त थी 200 की। बीरबल 199 लाया है। बीरबल हार गया। बीरबल हार गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था। बीरबल, क्या ये सच है? क्या तुम एक हाथी से हार गए? और फिर अकबर ने अपना दूसरा वार किया। और हमारा 1 रुपया, क्या तुमने उसे खर्च किया? क्योंकि अगर ये सारे हाथी मुफ्त में आए हैं या तोहफे में मिले हैं, तो भी तुम शर्त हार गए। हमने खरीदने को कहा था। बीरबल मुस्कुराए। वो अपनी जगह से हिले नहीं।
उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और वो 1 रुपए का सिक्का निकाला। जहां पना, आप सही कह रहे हैं, ये 199 हाथी तो मैंने अपनी अकल, कूटनीति, लोगों के डर और उनके अहंकार का इस्तेमाल करके मुफ्त में हासिल किए हैं। इनका कोई मोल नहीं लगा। अगर मैं इन्हें गिनवा देता तो आपकी शर्त टूट जाती, क्योंकि 1 रुपया खर्च नहीं होता। मुल्ला ने तंज कसा। तो फिर बातें मत बनाओ बीरबल, हार मान लो। बीरबल ने ताली बजाई। दरबान, उसे पेश किया जाए। दरबार के पिछले दरवाजे से 2 सेवक एक बहुत ही बूढ़े, गरीब और फटे हाल आदमी को लेकर आए। उसका नाम रामू काका था। रामू काका अपने साथ एक रस्सी पकड़े हुए थे और उस रस्सी के दूसरे छोर पर एक हाथी था। लेकिन वो कोई आम हाथी नहीं था। वो एक बहुत ही छोटा, लकड़ी का बना हुआ खिलौना हाथी था, जिस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला तो लोटपोट हो गए। खिलौना? बीरबल, तुम बादशाह को खिलौना दोगे? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हंसिए मत, शर्त के शब्दों पर गौर कीजिए। बादशाह ने कहा था 200 हाथी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 200 के 200 असली या जीवित होने चाहिए। उन्होंने कहा था हाथी। बीरबल उस बूढ़े रामू काका के पास गए। जहां पनाह, ये रामू काका है। ये शहर के सबसे बेहतरीन खिलौना कारीगर थे, लेकिन गरीबी ने इन्हें सड़क पर ला दिया। कल रात जब मैं उन 91 हाथी लेकर आ रहा था तो मुझे ये मिले। इनके पास ये आखिरी हाथी बचा था। मैंने इनसे ये हाथी खरीदा है। बीरबल ने सबके सामने वो 1 रुपए का सिक्का रामू काका की हथेली पर रखा। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। 1 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। बीरबल ने वो रसीद बादशाह की तरफ बढ़ाई। जहां पनाह, ये देखिए रसीद। 199 असली हाथी, कीमत 0 रुपए, प्लस 1 लकड़ी का कलात्मक हाथी, कीमत 1 रुपया, कुल योग 200 हाथी। कुल खर्चा 1 रुपया। आपकी शर्त थी कि 1 रुपए में 200 हाथी आने चाहिए। मैंने 1 रुपए का निवेश किया और परिणाम में 200 हाथी आपके मैदान में खड़े हैं। क्या मेरी शर्त पूरी हुई? अकबर सन्न रह गए। उन्होंने रसीद देखी, फिर उस नन्हे से लकड़ी के हाथी को देखा और फिर नीचे मैदान में खड़े 199 विशालकाय असली हाथियों को। तर्क अकाट्य था। संख्या 200 थी। जेब से 1 रुपया खर्च हुआ था और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने 1 रुपए में सल्तनत को 199 असली लड़ाकू हाथी दिए थे, जिनकी कीमत लाखों मोहरे थी। ये सौदा घाटे का नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफे का सौदा था। मुल्ला 2 प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बीरबल ने न सिर्फ शर्त जीती थी, बल्कि शब्द जाल यानी वर्ड प्ले और बुद्धिमानी का ऐसा नमूना पेश किया था जिसका कोई तोड़ नहीं था। अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए बेइंतहा सम्मान था। वो धीरे धीरे बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, मान गए, हम वाकई मान गए। हमें लगा था कि हमने तुम्हें नामुमकिन की जंजीरों में जकड़ दिया है, लेकिन तुम तो उन जंजीरों को पिघलाकर उससे भी हथियार बना लेते हो। 1 रुपए में 200 हाथी, ये किस्सा सदियों तक सुनाया जाएगा। अकबर ने अपने गले से नौलखा हार उतारा और बीरबल को पहना दिया। मुल्ला जी, अकबर ने मुल्ला की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खड़े थे। अब तो आप मानेंगे कि बीरबल सिर्फ बातों के जादूगर नहीं, बल्कि हकीकत के बाजीगर हैं। मुल्ला ने धीमे स्वर में कहा, जी जहां पना, बीरबल की अक्ल के आगे मेरी हर चाल बौनी है। बीरबल ने उस लकड़ी के हाथी को उठाया और बादशाह के हाथों में दे दिया। जहां पना, असली हाथी आपकी सेना की ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन ये 1 रुपए का हाथी आपको हमेशा याद दिलाएगा कि दुनिया में हर चीज की कीमत पैसे से नहीं, बल्कि नजरिए और बुद्धि से तय होती है। पूरा दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि जहां समस्या का अंत होता है, वहां से बीरबल की सोच शुरू होती है। सीख। तो दोस्तों, ये थी बादशाह अकबर की नामुमकिन शर्त और बीरबल का लाजवाब जवाब। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब मुसीबत का पहाड़ सामने हो तो घबराने के बजाय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। बीरबल ने डर, अहंकार, कूटनीति, अंधविश्वास और आखिर में तर्क का सही इस्तेमाल करके वो कर दिखाया जो असंभव था। जीवन में संसाधन यानी रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि यानी विट तेज है तो आप 1 रुपए में दुनिया जीत सकते हैं। दिसंबर की सर्द रात थी और आगरे का लाल किला कोहरे की एक मोटी सफेद चादर में लिपटा हुआ था। यमुना नदी की ओर से आने वाली हवाएं इतनी बर्फीली थीं कि पहरेदारों के लोहे के कवच भी बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। किले की ऊंची दीवारों पर जल रही मशालें हवा के झोंकों से फड़फड़ा रही थी, जैसे वे भी किसी अदृश्य शक्ति से डर रही हों। ये वो समय था जब हिंदुस्तान के तख्त पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था, लेकिन आज रात किले के गलियारों में बादशाह का नहीं बल्कि खौफ का राज था। पिछले 1 हफ्ते से किले के पश्चिमी बुर्ज, जिसे काली मीनार कहा जाता था,
वहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी भारी जंजीरों के घिसटने की खौफनाक ध्वनि। सिपाहियों के बीच कानाफूसी थी कि वहां किसी पुराने भूले बिसरे रूह का साया है, लेकिन बादशाह अकबर इन बातों को वहम मानकर खारिज कर चुके थे। मगर आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जो बादशाह के यकीन की बुनियाद को हिलाकर रख देने वाला था। रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा सबसे गहरा होता है, अचानक पश्चिमी बुर्ज से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। ये चीख किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की थी। एक ऐसी चीख जिसमें इंतहा दर्द और दहशत थी। किले के मुख्य प्रहरी शेर सिंह, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, दौड़ते हुए उस तरफ गए। उनके पीछे 2 और सिपाही थे। जब वे काली मीनार के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर एक सिपाही की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर इतना खौफ था मानो उसने साक्षात मौत को अपनी आंखों में देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं था, न तलवार का वार, न तीर का निशान, न जहर का कोई लक्षण। वो सिर्फ डर से मरा था और उसके पास दीवार पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक उल्टा पंजा। अगली सुबह दीवाने खास में मातम और दहशत का माहौल था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। ये तीसरी मौत थी। पिछले 3 दिनों में 3 सिपाही इसी तरह बिना किसी चोट के डर से मर चुके थे। किले के अंदर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं कि मुगलों के पापों का बदला लेने के लिए कोई रक्त पिशाच जाग उठा है। दरबार में मौजूद मुल्ला 2 प्याजा, राजपुरोहित और अन्य दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। राजपुरोहित ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, ये किसी इंसान का काम नहीं है। मैंने गणना की है, काली मीनार के नीचे दबी पुरानी कब्रों की रूहें जाग उठी हैं। हमें वहां एक महायज्ञ करवाना होगा और शायद किले को कुछ दिनों के लिए खाली करना पड़े। अकबर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची। किले को खाली करना? एक अदृश्य साए के डर से हिंदुस्तान का शहंशाह अपना तख्त छोड़ दे, ये नामुमकिन है। अगर ये कोई रूह है तो हम उसे भी अपनी तलवार से काट देंगे। लेकिन अकबर जानते थे कि तलवार हवा को नहीं काट सकती। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं। बीरबल, जो हमेशा हर मुसीबत की ढाल बनकर खड़े होते थे, आज दरबार में मौजूद नहीं थे। वे एक जरूरी कूटनीतिक मिशन पर कश्मीर गए हुए थे और उनकी वापसी में अभी 2 दिन बाकी थे। बीरबल की गैर मौजूदगी ने दरबारियों के डर को और बढ़ा दिया था। मुल्ला 2 प्याजा ने मौका ताड़ते हुए कहा, जहां पना, बीरबल की अक्ल दुनियावी मसलों में काम आ सकती है, लेकिन ये मामला दूसरी दुनिया का है। हमें तांत्रिकों की मदद लेनी चाहिए। उसी रात अकबर ने खुद मामले की तहकीकात करने की ठानी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षकों को लिया और काली मीनार की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे बुर्ज के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी मीठी और सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। अचानक मशाले बुझने लगी। अंधेरे में एक घंटी बजने की आवाज आई, टन टन टन। और फिर अकबर ने उसे देखा, मीनार की छत पर हवा में तैरता हुआ एक साया। वो साया धुएं का बना लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो साया हवा में लहराया और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, अकबर, ये तख्त छोड़ दो वरना तेरा वंश मिट जाएगा। अकबर जैसे निडर योद्धा भी एक पल के लिए सहम गए। उनके अंगरक्षक तो डर के मारे पीछे हट गए। साया अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अकबर पसीने में तरबतर अपने कक्ष में लौटे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें यकीन होने लगा था कि शायद पुरोहित सही कह रहे हैं, ये कोई इंसानी दुश्मन नहीं है। अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान करने का मन बना लिया कि कुछ दिनों के लिए दरबार को फतेहपुर सीकरी ले जाया जाएगा। ये एक तरह से हार की, एक साए के सामने शहंशाह की हार। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। राजा बीरबल पधार रहे हैं की आवाज गूंजी। बीरबल, जो अपने सफर से सीधे दरबार आए थे, उनके कपड़ों पर धूल थी, लेकिन चेहरे पर वही चिरपरिचित तेज था। उन्होंने आते ही देखा कि दरबार का माहौल किसी की आवाज गूंजी। बीरबल, जो अपने सफर से सीधे दरबार आए थे, उनके कपड़ों पर धूल थी, लेकिन चेहरे पर वही चिरपरिचित तेज था। उन्होंने आते ही देखा कि दरबार का माहौल किसी मरघट जैसा है। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुम आ गए, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। अकबर ने बीरबल को पिछले 3 दिनों की सारी घटनाएं, सिपाहियों की मौत और कल रात के उस डरावनी साए के बारे में बताया। बीरबल ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस उनकी भौहें तन गईं। मुल्ला 2 प्याजा ने तंज कसा,
बीरबल, अब अपनी तर्क शक्ति मत झाड़ना। बादशाह ने खुद उस भूत को देखा है, ये रूहानी मामला है। बीरबल ने मुल्ला को अनदेखा किया और बादशाह से कहा, जहां पना रूहें होती हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि रूहें तख्त नहीं मांगती। रूहों को सल्तनत से क्या लेना देना। ये साया जो ही है, इसकी दिलचस्पी आपकी जान में नहीं, आपकी गद्दी में है। मुझे उस काली मीनार का मुआयना करने की इजाज़त दें। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, वहां जाना मौत को दावत देना है। जो भी वहां जाता है जिंदा नहीं बचता। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह मौत तो हर जगह है, लेकिन सच को ढूंढना मेरा फर्ज है। बीरबल ने उस दिन दोपहर में काली मीनार जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ कोई हथियार नहीं लिया, बस एक छोटी सी थैली ली जिसमें कुछ जड़ी बूटियां और एक कांच का टुकड़ा था। जब बीरबल काली मीनार पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। उन्होंने उस जगह का बारीकी से मुआयना किया जहां सिपाहियों की लाशें मिली थीं। उन्होंने जमीन पर झुककर धूल को सूंघा। वहां एक बहुत ही हल्की लेकिन विशिष्ट गंध थी, जैसे सूखे हुए धतूरे और फास्फोरस की मिलीजुली गंध। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दीवार पर बने उस खूनी पंजे को देखा। उन्होंने अपनी जेब से गीला कपड़ा निकाला और उस खून को पोंछने की कोशिश की। वो खून नहीं था, वो एक प्रकार का लाल रंग था जो एक विशेष जंगली पौधे से बनता था। बीरबल समझ गए कि खेल क्या है, लेकिन साया हवा में कैसे उड़ रहा था और वो लाल आंखें। बीरबल मीनार की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। वहां उन्होंने देखा कि मीनार की खिड़कियों पर कुछ अजीब तरह के कांच के टुकड़े पड़े थे और फर्श पर काले कपड़े के रेशे थे। बीरबल ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया और वापस आ गए। शाम को दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पना मैंने भूत का पता लगा लिया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे आज रात उसी मीनार में अकेले रुकना होगा। अकबर ने मना किया, लेकिन बीरबल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बीरबल ने एक शर्त रखी, आज रात मीनार के आसपास कोई पहरा नहीं होगा और आप सब लोग मीनार से 100 कदम दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। रात हुई। बीरबल काली मीनार की छत पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक मटका रखा जिसमें उन्होंने कुछ रसायन केमिकल्स मिलाए थे। आधी रात हुई। वही घंटी बजी, टन टन टन। हवा सर्द हो गई और फिर वही खौफनाक साया हवा में उभरा। वो बीरबल की तरफ बढ़ा। मूर्ख बीरबल, तू अपनी मौत के पास आया है। बीरबल अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने जोर से कहा, स्वागत है महाशय, मैं तो बस ये देखने आया था कि आप उड़ते कैसे हैं। साया और करीब आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बीरबल ने अचानक अपनी थैली से एक मुट्ठी पाउडर निकाला और पास जल रही मशाल पर फेंक दिया। धप, एक तेज धमाका हुआ और सफेद रोशनी की एक चकाचौंध फैल गई। उस रोशनी में नीचे खड़े बादशाह और दरबारियों ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वो कोई साया नहीं था, वो काले कपड़े पहने एक आदमी था जो बहुत ही बारीक काले रंग की रस्सियों के सहारे मीनार के खंभों से लटका हुआ था। वो रस्सियां अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थीं और उसकी लाल आंखें, वो दरअसल उसके मुखौटे पर लगे 2 लाल रंग के कांच थे जिनके पीछे जुगनू या छोटे दिए रखे गए थे। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लो इसे। इसका खेल खत्म हुआ। रोशनी के धमाके से वो बहरूपिया हड़बड़ा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो रस्सियों में उलझकर धड़ाम से मीनार की छत पर आ गिरा। बीरबल ने तुरंत दौड़कर उसे दबोच लिया और उसका मुखौटा खींच दिया। नीचे खड़े अकबर और सिपाही दौड़कर ऊपर आए। जब मशालों की रोशनी उस बहरूपिये के चेहरे पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि किले का ही एक पुराना वास्तुकार, आर्किटेक्ट बद्रीनाथ था, जिसे कुछ साल पहले गबन के आरोप में काम से निकाल दिया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बद्रीनाथ तो सिर्फ एक मोहरा था। अकबर ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी। बोल, तूने ये नाटक क्यों किया और सिपाहियों को कैसे मारा? बद्रीनाथ कांपने लगा। रहम जहां पना, मुझे माफ कर दें, मुझे मजबूर किया गया था। सिपाहियों को मैंने नहीं मारा। मैंने मीनार की हवा में धतूरे और अफीम का एक ऐसा धुआं छोड़ा था जिससे इंसान को मतिभ्रम, हेलुसिनेशन हो जाता है। वो डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मर गए। मैं तो बस आपको डराकर किला खाली करवाना चाहता था। किसके कहने पर? बीरबल ने कड़क कर पूछा। बद्रीनाथ ने जो नाम लिया उसने अकबर के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजपुरोहित। राजपुरोहित जी ने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूं तो वो मुझे शाही खजाने का नक्शा देंगे। वो चाहते थे कि आप किला छोड़कर जाएं ताकि वो खजाना लूटकर पड़ोसी मुल्क भाग सके। अकबर की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने तुरंत राजपुरोहित को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। राजपुरोहित, जो नीचे भीड़ में छिपकर भागने की फिराक में थे, पकड़े गए। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से किले के गुप्त रास्तों के नक्शे और खजाने की चाबियां मिली। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पना ये साया रूह का नहीं, लालच का था। बद्रीनाथ ने विज्ञान और वास्तुकला का इस्तेमाल करके भ्रम पैदा किया। वो रस्सियों और धुएं का खेल था
और हम सब डर के चश्मे से देख रहे थे, इसीलिए हमें भूत नजर आया। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि सल्तनत को लुटने से भी बचा लिया। तुम सच कहते थे, सबसे बड़ा भूत इंसान के दिमाग का वहम होता है। अगली सुबह कोहरा छट चुका था। सूरज की किरणें लाल किले पर पड़ रही थी। डर का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। बीरबल और अकबर किले की प्राचीर पर खड़े थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लगा जब वो साया तुम्हारी तरफ आ रहा था? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे डर तब लगता जब वो साया जमीन पर चलकर आता। जब मैंने देखा कि वो हवा में तैर रहा है तो मैं समझ गया कि ये इंसान की कारीगरी है, क्योंकि रूहें तो होती हैं या नहीं पता नहीं, पर गुरुत्वाकर्षण का नियम तो सब पर लागू होता है, सिवाय रस्सियों के। दोनों के ठहाकों से किला गूंज उठा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी उस गहरे षड्यंत्र की जो मुगलों के खिलाफ रचा जा रहा था। राजपुरोहित तो बस एक प्यादा था, असली वजीर तो अभी भी पर्दे के पीछे था। कुछ दिनों बाद दरबार में एक विदेशी सौदागर आया। उसका नाम था जोरावर। वो फारस से आया था और अपने साथ एक अजीब सा संदूक लाया था। संदूक काले रंग की लकड़ी का था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। जोरावर ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे नायाब तोहफा लाया हूं। इस संदूक में वक्त कैद है। अकबर हैरान हुए। वक्त? क्या मतलब? जोरावर ने कहा, हुजूर, ये जादुई संदूक है। इसमें आप जो भी चीज डालेंगे उसकी उम्र रुक जाएगी। अगर आप इसमें एक ताज़ा गुलाब डालेंगे तो 100 साल बाद भी वो वैसा ही ताज़ा निकलेगा। अगर आप इसमें अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ कभी बूढ़ा नहीं होगा। दरबारी हैरान थे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह तो चमत्कार है। अगर ऐसा है तो बादशाह इसमें अपनी जवानी कैद कर सकते हैं। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जोरावर से पूछा, इसकी कीमत क्या है? जोरावर ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, कीमत दौलत नहीं है जहां पनाह। मैं बस ये चाहता हूं कि इस संदूक को एक रात के लिए आपके शयन कक्ष बेडरूम में रखा जाए, ताकि ये आपके आभामंडल को सोख सके। उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्हें जोरावर की आंखों में वही धूर्तता दिखी जो बद्रीनाथ में थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, सौदा बुरा नहीं है, लेकिन पहले हमें इस संदूक की परख करनी चाहिए। जोरावर ने चुनौती दी, शौक से परखिए दीवान जी, अभी इसमें एक फल डालिए, कल सुबह देखिएगा। बीरबल ने एक सेब मंगाया और संदूक में डाल दिया। जोरावर ने संदूक बंद किया और चाबी बीरबल को दे दी। ये चाबी आप रखिए, कल सुबह आप ही खोलिएगा। अगली सुबह भरे दरबार में संदूक खोला गया। सेब बिल्कुल ताज़ा था, जैसे अभी पेड़ से तोड़ा गया हो, जबकि बाहर रखा दूसरा सेब थोड़ा मुरझा गया था। दरबारी जय जयकार करने लगे। अकबर ने फैसला किया कि आज रात संदूक उनके कमरे में रखा जाएगा। लेकिन बीरबल का दिमाग खटक रहा था। सेब ताज़ा था, ये सच था, लेकिन क्यों? बीरबल ने उस दिन जोरावर का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि जोरावर बाजार में बर्फ ढूंढ रहा था। उस जमाने में बर्फ बहुत मुश्किल से मिलती थी, सिर्फ पहाड़ों से लाई जाती थी। बीरबल को सुराग मिल गया। रात को जब संदूक बादशाह के कमरे में रखा जाने वाला था, बीरबल वहां पहुंचे। जहां पनाह, रुकिए, इस संदूक को कमरे में रखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर की जादुई परत को देखें। जोरावर घबरा गया, नहीं, इसे मत खोलिए, जादू खत्म हो जाएगा। बीरबल ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने संदूक के नीचे का एक गुप्त खटका दबाया, जो उन्होंने दिन में निरीक्षण के दौरान ढूंढ लिया था। संदूक का निचला हिस्सा खुल गया। अंदर कोई जादू नहीं था। संदूक की दीवारों में दोहरी परत, डबल लेयर थी और उसके बीच में बर्फ के टुकड़े और नमक भरा हुआ था। ये एक तरह का शीत ग्रह था। ठंडक की वजह से सेब ताज़ा रहा था। लेकिन बात सिर्फ सेब की नहीं थी। बीरबल ने संदूक के पैंदे में एक और चीज देखी, एक बहुत ही बारीक सुराख और उसके साथ जुड़ी एक नली। उस नली में एक जहरीली गैस थी। बीरबल ने खुलासा किया, जहां पनाह, यह संदूक जवानी बचाने के लिए नहीं, आपकी जान लेने के लिए लाया गया है। जैसे ही रात को कमरे की गर्मी बढ़ती, ये बर्फ पिघलती और उसका पानी इस नली में जाता, जिससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती और ये जहरीली गैस धीरे धीरे बाहर निकलती। आप नींद में ही हमेशा के लिए सो जाते। जोरावर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहरेदारों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि यह भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसका सिरा राजपुरोहित से जुड़ा था। दुश्मन चाहते थे कि अकबर को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए, चाहे भूत बनकर या जादूगर बनकर। अकबर ने जोरावर को काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, लगता है हमारे दुश्मन हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लेकिन जब तक तुम हमारे साथ हो, मौत भी हमारा दरवाजा खटखटाने से पहले 100 बार सोचेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुश्मन अक्ल से नहीं,
छल से लड़ रहे हैं, और छल की उम्र उतनी ही होती है जब तक सच का सूरज नहीं निकलता। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ एक अंधविश्वास को तोड़ा, बल्कि विज्ञान और तर्क का इस्तेमाल करके बादशाह की जान बचाई। आगरे का किला अब सुरक्षित था, लेकिन बीरबल जानते थे कि हवाओं में अभी भी साजिश की बू बाकी है और उन्हें हमेशा जागते रहना होगा। कहानी का अंत एक खूबसूरत शाम के साथ हुआ। अकबर और बीरबल यमुना किनारे टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी लगता है कि कोई पहेली ऐसी होगी जिसे तुम नहीं सुलझा पाओगे? बीरबल ने डूबते सूरज को देखा और कहा, जहां पना, दुनिया की सबसे बड़ी पहेली इंसान का मन है। जब तक उसमें लालच और द्वेष है, पहेलियां बनती रहेंगी, और जब तक उसमें विवेक है, वो सुलझती भी रहेंगी। बादशाह मुस्कुराए और दोनों महल की ओर बढ़ गए, जहां एक नई सुबह और शायद एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक और सस्पेंस से भरी ऐतिहासिक कहानी? क्या आप भी बीरबल की इस चतुराई से हैरान हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम अकबर, बीरबल और भारतीय इतिहास के ऐसे ही अनसुने और जादुई किस्से आपके लिए लाते रहें, तो अभी इसी वक्त RK वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ कहानी सुनकर मत जाइएगा, नीचे कमेंट में हमें बताएं कि बीरबल की कौन सी चाल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, गाँव वाली, शहर वाली या आखिरी 1 रुपए वाली? अगर आप बीरबल की जगह होते तो 1 रुपए में हाथी कैसे खरीदते? इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं। देखते हैं वो इस पहेली को सुलझा पाते हैं या नहीं। जुड़े रहिए RK वर्मा के साथ, क्योंकि कहानियों का खजाना अभी बाकी है। घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।